हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 10th मैथ सीरीज के अंदर हमने 40 में से 40 का टारगेट लेकर हम चले हुए थे, जिसके अंदर हमने पहले 3 पार्ट अच्छे से बना दिए। दोस्तों आज उसका अंतिम पार्ट होगा, आज अंतिम पार्ट होगा। अगर आप ये 4 के 4 पार्ट अच्छे से देख लेते हैं, कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आप 40 के 40 आपके मुट्ठी में होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिसका लास्ट तक संघर्ष चलेगा दोस्तों, यानी एग्जाम तक पेन चलता रहेगा, वो बच्चे 80 में से 80 कंप्लीट ले लेगा। 40 में 40 की वीडियो डल चुकी है। अब बाकी जो आपका 40 में 40 का पर्सन रह गया दोस्तों सब्जेक्टिव टाइम में, उस पर भी मैं उसकी भी वीडियो लेकर आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 40 में से 40 है ना, ये अंबुजा सिमट वाली जान है। अगर जिस बच्चे ने 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में ले लिया, सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कंसेप्ट तो दोस्तों इनमें ही है। एक नंबर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ज्यादा दोस्तों आप लोगों को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, संघर्ष ज्यादा इसी में करना पड़ेगा। चलो टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। सांख्यिकी चैप्टर है स्टैटिक्स, पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका। इसमें कोई ज्यादा फार्मूले भी नहीं, आप लोग जानते हैं 3 चीजें पढ़नी है दोस्तों, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक धीरे धीरे सारों की बात करता रहूंगा। चलो स्टार्ट कर देता हूं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इन संख्याओं का बहुलक क्या होगा। दोस्तों बहुलक पूछ रहा है, आपको वैल्यू दे रखी 2 4 के बाद दोस्तों 6 था। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 6 5 0 5 0 5 0 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 दोस्तों 2 3। आप लोगों से बहुलक पूछ रहा है। देखिए बहुलक अगर सिंपल पूछे, जब आपको वर्ग अंतराल ना दे, इस बात को समझ लेना दोस्तों मेरी एक चीज को, जब आपको वर्ग अंतराल ना दे, क्या ना दे, वर्ग अंतराल ना दे, ठीक है दोस्तों, तो बहुलक डायरेक्ट निकलेगा। बहुलक क्या निकलेगा, डायरेक्ट। लेकिन जिस सिचुएशन में वर्ग अंतराल दे देगा वहां डायरेक्ट बहुलक नहीं निकाल सकते। ये क्या है, ये जब आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देता है, सिंपल क्या देता है, डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं दोस्तों इसको, ये फ्रीक्वेंसी देता है। नहीं, वर्ग अंतराल नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, वर्ग अंतराल क्या होता है, मैं एक बार याद दिला देता हूं, देखो कंफर्म होकर चलना पड़ेगा हमें। वर्ग अंतराल होता है 5 से 10, 10 से 15, ये दोस्तों जिसमें लोअर लिमिट भी होती है अपर लिमिट भी होती है, वो होता है वर्ग अंतराल। ये बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है उसको बहुलक बोलते हैं। तो आप देखो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, और बाकी देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि सर 3 भी है, लेकिन 3 2 बार है दोस्तों। देखिए 3 2 बार है, जबकि 2 3 बार है, सबसे ज्यादा 2 है, तो बहुलक आपका राइट होगा 2। समझ आ गया। इसमें तो नाम मात्र का 1 नंबर फ्री है दोस्तों, बहुलक क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। लेकिन जब वर्ग अंतराल देगा तो 5 नंबर में आता है दोस्तों क्वेश्चन, उसकी बात बाद में करेंगे। चले नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड में बोल रहा है कि आलेखीय विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए उचित ग्राफ होता है। दोस्तों याद ही करना, तोरण क्या होता है, तोरण याद कर लेना दोस्तों। इस शब्द को मोस्ट इंपोर्टेंट है तोरण। ये तो वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, याद ही रखने पड़ेंगे तोरण। आगे बढ़ जाते हैं। स्थायी बारंबारता सारणी में से ज्ञात करने के लिए क्या बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, स्थायी संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। संचयी बारंबारता क्या होती है दोस्तों, याद करो, माध्यक में आपने सीखा था, पहले क्लास इंटरवल होता है, फिर ऐप का कॉलम आता है और सी ऐप आता है दोस्तों। इस सी ऐप को जानते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी अगर ये शब्द आपको देखने को मिले 1 नंबर में, संचयी बारंबारता दोस्तों, संचयी बारंबारता, मैं समझा भी रहा हूं साथ के साथ। संचयी बारंबारता अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इसी आपका कॉलम आते हैं, किसके अंदर है दोस्तों, याद करो सर, माध्यक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, माध्यक, क्योंकि इसका फार्मूला होता है L प्लस में बोलो L प्लस में n बटे 2, L प्लस में n बटे 2 माइनस का सी एफ बटे में एफ और इंटू में एच। मेरे रामफल अब तो जाग जा, स्टार्ट हो चुका है काम, आंखों को अच्छे से खोल ले दोस्त। तो L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होती है दोस्तों माध्यक। क्या होता है माध्यक, यानी ये जो सी एफ आप देख रहे हो ना, इसको ही बोलते हैं संचयी बारंबारता कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी जब ये शब्द मिलेगा तो आपको याद करना पड़ेगा माध्यक। क्या याद करना पड़ेगा दोस्तों, माध्यक याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करूं दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। अब की बार माध्य ज्ञात करना, देखे दोस्तों 34 32 48 सॉरी 34 32 48 38 48 38 48 38 24 30 24 30 24 30 27 21 27 21 और 35, 27 21 और 35 हमें निकालना माध्यक दोस्तों। याद करना दोस्तों, माध्यक का भी फार्मूला लिखा था, क्या उस फार्मूले से करेंगे, नहीं। वो फार्मूला लगता है जब आपको क्लास इंटरवल देता है, ध्यान देंगे दोस्तों। वो फार्मूला तब लगता है जब आपको क्या गिवन देता है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल। इसमें कहाँ क्लास इंटरवल दे रखा, डायरेक्ट होगा दोस्तों 1 नंबर में। माध्यक क्या होता है दोस्तों, माध्यक होता है बीच की संख्या। माध्यक क्या होती है, बीच की संख्या। तो क्या सर बीच की संख्या निकाले, नहीं भाई, पहले इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। हिंदी में बोले तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लो, उसके बाद जो बीच में होगा ना वो आपका राइट माध्यक होगा। देखिए सबसे
छोटा ढूंढना ही पड़ेगा दोस्तों। सबसे छोटे की बात करूँ तो 21 है, फिर उससे बड़ा ढूंढो, 21 से बड़ा। 21 से बड़े की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को 24 ही नजर आ रहा है। क्या नंबर आ रहा है? 24। 24 के बाद मेरे को 27 ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 27। और 27 के बाद मेरे को 30 नजर आ रहा है। 30 के बाद मेरे को 32 नजर आ रहा है। 32 के बाद मेरे को 34 नजर आ रहा है। 34 के बाद मेरे को 35 नजर आ रहा है। और 35 के बाद दोस्तों मेरे को 38 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 38। अभी देखिए कुछ अगर आप भूल भी गए होंगे ना तो उसका भी समाधान है। कैसे गिनो कितने थे? 1 2 3, पहली दफा तो 48 भी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया हमने? 48 भी छोड़ दिया। अब गिनो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डाटे है, 9 है आपके पास संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ चुकी है। अब माध्यक निकालने का सिंपल सा फार्मूला था। यानी क्या काम करते हैं दोस्तों, देखिए आप करो, लास्ट से लास्ट काट दो, सिंपल ऐसे करते जाओ, लास्ट से लास्ट काटते चले जाओ, लास्ट से लास्ट काटते चले जाओ, लास्ट से लास्ट काटते जाओ, जो बीच में बचेगा ये माध्यक होगा। तो राइट आंसर होगा 32। कितना होगा? राइट आंसर 32 होगा। तो समझ आ गया, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके लास्ट से लास्ट काटते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 32। कितना आ जाएगा? 32 इज द राइट आंसर। दूसरा एक समाधान और करना चाहे तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल नंबर 9 है। 9 में 1 जोड़ो दोस्तों, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 का आधा करो, 10 का आधा करो, यानी 5वां, यानी 5 आंसर नहीं होगा। 5वें नंबर पर जो बैठा हुआ वो आपका माध्यक होगा। ऐसे भी कर सकता है, फिर काटने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 32 हो गया। समझ आया क्या बोला दोस्तों? या तो आप काटो या फिर ये डायरेक्ट होता है माध्यक का फार्मूला। क्या होता है दोस्तों? माध्यक का फार्मूला मैंने डायरेक्टली बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। यानी क्या काम करते हैं, टोटल जितने नंबर होते हैं ना उनको काउंट करो। 9 थे दोस्तों, लेकिन 9 2 से भाग नहीं होता, तो हमें 9 में 1 जोड़ करके भाग करना पड़ेगा। वो 2 से भाग करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 9 + 1 10, 10 का आधा 5, तो क्या 5 माध्यक होगा? नहीं, 5वें नंबर पर जो बैठा हुआ है वो माध्यक होगा। 5वें नंबर पर जो बैठा हुआ है वो माध्यक होगा, यानी 5वें नंबर पर जो बैठा हुआ है वो माध्यक होगा। यानी 5वें नंबर पर गिन लेंगे तो 32। नहीं तो ये काटने पीटने वाला भी आप कर सकते हो दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इसको ज्यादा शेयर करना, जहां ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में बोला प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य होगा। अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, प्रथम 7 संख्याओं का माध्य होगा, बड़ा आसान है। प्रथम सम संख्या से बच्चों को पता है भाई, सम संख्या से बच्चे जानते हैं कि सर सम संख्या जो होती है ना वो 2 से भाग होती है, यानी सबसे छोटी सम संख्या ही सर 2 है। इसका तो आना चाहिए ना भाई, सम संख्या 2 से भाग होती है, इवन नंबर। तो 2 4 6 8 10 12 14, क्या चलते चले जाए। अरे प्रथम 7 संख्याएं बोली है तो 7 यही तो होती है, 2 से 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7, आगे नहीं जाना। अब क्या निकालना इसका दोस्तों? इसका भी हमें माध्य निकालना। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका तो माध्य निकालना, माध्यक नहीं निकालना। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, इसका निकालना माध्य। क्या निकालना इसका? माध्य। माध्य का फार्मूला तो सिंपल होता है, सारों को जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग कर दो। सारों को जोड़ लो एक बार, तो सारों को जोड़ोगे तो देखो 6 और 4 10, 6 और 4 10। देखिए दोस्तों कैसे जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10, सिंपल। और ये भी 10 पड़ा हुआ है, तो देखे कितने 10 हो गए, 10 20 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, तो टोटल नंबर हो गया 56। सॉरी टोटल अगर इनको जोड़ेंगे तो 56 जोड़ लोगे ना, ये तो जैसे मर्जी जोड़ लेना, वैसे सिंपल भी जुड़ रहा था, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो इनको जोड़ोगे तो टोटल 56 है। कितना है टोटल? 56। और ये कितनी संख्या थी? 7। यानी अब माध्य का फार्मूला सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मैं लिख भी रहा हूँ, योग बटे संख्या। माध्य का फार्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या, ये कंसेप्ट होता है दोस्तों। माध्य क्या कहलाता है? योग बटे संख्या। यानी पहले इनको योग कर लो, फिर जितनी संख्या उनसे भाग दे दो। 7 8 56, 7 8 56, तो राइट आंसर होगा 8 दोस्तों। तो इसका माध्य होगा 8, इसका माध्य क्या होगा? 8 होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कर लेते हैं दोस्तों बात। 6 क्या कहलाता है? प्रथम 7वीं सम संख्याओं का माध्य होगा। 7वीं सम संख्याओं का माध्य निकालना भाई, कितने का? 7वीं सम संख्या होगा। तो आप तो भी सम संख्या कंसेप्ट जानते ही है सर, जो वो संख्या जो 2 से भागनी होती है वो भी सम संख्या कहलाती है, और सबसे छोटी 1 होती है। तो 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, 11 के बाद आएगा 13। और क्या निकालना वो देखिए, इसका भी हमें माध्य निकालना। क्या निकालना दोस्तों? माध्य। माध्य का फार्मूला सभी जानते हैं, माध्य का फार्मूला योग बटे संख्या। तो जोड़ लो दोस्तों, 3 और 1 4 और 5 9 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 और 10 30, 25 और 10 35, 25 और 10 35, और 10 45, और 45 और 4 45 और 4 49, 45 और 4 49 बटे में 7, बटे में 7। कितनी संख्याएं थी दोस्तों? 7 थी। आप गिनोगे तो 7 संख्या थी, 7 49, तो इसका राइट आंसर होगा 7। कितना होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा होगा फुली दोस्तों आपको? आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे। देखें भाई, तो बड़ा आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत इनमें आने वाली आपको नहीं है। आप पूरी वीडियो को देखें अच्छे से, स्किप ना करें वीडियो को, पूरी वीडियो देखेंगे तो मजा आने वाला है। 40 में से 40 कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप पूरी मेहनत के साथ काम करें, कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो बहुलक
का सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगर आप फार्मूले नहीं करोगे मैथ के अंदर तो समस्या होगी दोस्तों, फार्मूले तो करने ही पड़ेंगे। मैथ के अंदर है ही काम किनका दोस्तों, फार्मूले का। बहुलक एक तो सिंपल बताया था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बहुलक बोलते हैं, लेकिन फार्मूले की फॉर्म में भी याद करना पड़ेगा। L प्लस में F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। देखो दोस्तों बहुलक क्या कहलाता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। देखो यहाँ F बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे याद हो सकता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। या F बार बार आ रहा है, तो बार बार जो सबसे ज्यादा आता है वही तो बहुलक होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुलक में आप माध्य का फार्मूला लिख देते हैं, माध्य में बहुलक का नहीं भाई, ऐसा नहीं। बहुलक में होगा जो सबसे, यह बार बार आ रहा है, बहुलक होता है भी है जो सबसे ज्यादा बार आता है। सिंपल ऐसे थोड़ा सा याद करके लिख लेंगे तो आपको याद हो गया। बाकी बात करता हूँ कि L क्या होता है, H क्या होता है दोस्तों, ये जब 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो ही बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी टाइम खराब नहीं करता, अभी सिर्फ फार्मूला देखिए आप लोग। चले 7 नंबर की हमने 7वें की बात कर दी, तो इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, राइट आंसर ए होगा, बी नहीं होगा। F1 प्लस F0 F1 प्लस नहीं होता इसलिए गड़बड़ है बी दोस्तों। फिर ये F1 माइनस F0 तो ठीक है, लेकिन नीचे की बात करूं तो 2F1 दे रखा, ये भी ठीक है, माइनस F0। यानी कुल मिलाकर के आप इस फार्मूले का ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें टोटल माइनस होता है। टोटल क्या होता है, माइनस। कहने का मतलब बीच में माइनस माइनस माइनस। आगे तो हालांकि ये प्लस रिलेशन है, भी प्लस है, बट यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। बाकी को ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं प्लस मिलेगा, इसलिए वो गड़बड़ है। ध्यान दे लेना इस चीज को, मैंने यही जागो इंडिया आपको बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सावधान हो जाए इंडिया। चले, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य। अरे प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर, गिनती। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती 1 2 3 4। तो दोस्तों गिनती लेनी पड़ेगी, यानी 1 से लेकर के 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रथम 7 बोली थी दोस्तों। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा था, बड़ा ही आसान है। माध्य तो मैंने आपको बताया ही, माध्य तो मैंने बताया ही। जोड़ लो दोस्तों, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 22 और 3 25 और 3 25 और 3 करोगे तो 28, 25 और 3 करोगे तो 28। और कितनी संख्या लेनी थी, 7 दोस्तों टोटल। योग बटे संख्या होता है ना माध्य का फार्मूला, योग पहले जोड़ लो और जितनी संख्या 7 होगा 28। तो राइट आंसर होगा 4 दोस्तों, 7 हो जाए, सॉरी 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला निम्नलिखित की संख्याओं का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होगा, अब ये डिस्प्ले है दोस्तों, क्वेश्चन ये आपके सामने, तो इस पर मैं टाइम खराब नहीं करने वाला ना ही, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट देख लो क्या हो रहा है सबसे ज्यादा रिपीट 16 हो रहा है। या एक बार मैं करा ही देता हूँ, ये लो 2 मिनट लगेगी। 12 12 16 8 12 16 8 12 16 8 12 8 12 8 12 8 12 16 10 12 16 10 12 16 10 12 16 18 12 12 16 18 12 16 18 12 16 18 16 8 16 16 8 16। तो देखने से पता लग रहा है कि हमें सर 16 ज़्यादा बार दिख रहा है। 1 2 3 4 बार 16 है दोस्तों, और 8 भी मेरे को लग रहा है कि बहुत बार रिपीट। 8 को भी चेक करते हैं एक बार, 1 2 3। तो आप ही देख पा रहे हो दोस्तों, 16 4 बार, 8 3 बार है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका 16 हो जाएगा। यानी राइट आंसर बहुलक क्या कहलाएगा, 16। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसको बहुलक के नाम से जानते हैं, यानी 16 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 10वीं कक्षा के 5 विद्यार्थियों का मध्यमान ऊंचाई 161 है। मध्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्यमान का मतलब मध्य ही होता है। क्या होता है, मध्य ही होता है। मध्य दे रखा 161, 161 मध्य दे रखा है। और मध्य का फार्मूला से बच्चे जानते हैं सर, मध्य का फार्मूला होता है योग बटे संख्या। मध्य का फार्मूला होता है योग बटे संख्या, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। मध्य का फार्मूला होगा योग बटे संख्या, यानी जोड़ दो और बटे उतने से जितनी संख्या भाग कर दो। यहाँ पर क्या है, 165 है। यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को दोस्तों, 165 है, प्लस में क्या है 165, प्लस में 159, प्लस में 156, प्लस में 162 और प्लस में x, प्लस में x। आप बोलोगे x कहाँ से ले आए, क्योंकि एक संख्या गायब थी जो कि पूछ रहा है दोस्तों। इसने बोला ना 5वें विद्यार्थी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 5वें विद्यार्थी की संख्या, 5वें विद्यार्थी की ऊंचाई जब मेरे को नहीं पता, मैंने x मान लिया, y मान लो, p मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी योग बटे संख्या थी कितने, टोटल 5 है। कितने है, 5 है। ये क्या निकल गया, मध्य। मध्य क्या होता है, योग बटे संख्या। और मध्य की पूरी वैल्यू कितनी दे रखी, 161। मेरी बात को समझे दोस्तों, मध्य दे रखा 161, ठीक है। मध्य दे रखा तो मध्य का फार्मूला टेप दो आप, सिर्फ मध्य का फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। मध्य का फार्मूला योग बटे संख्या, और मध्य की वैल्यू एग्जैक्ट क्या दे रखी क्वेश्चन में, 161। समझ आ गया, कर दो, अब कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो इसको करोगे 5 एवं 5 16 पंजे, ये तो हो गया 805। इसको जोड़ना पड़ेगा बस आपको। 6 और 2 8 9, 6 और 2 8 और 9 17, 17 और 5 22, 2 हासिल। 6 और 2 8, 8 और 5 13,
13 और 5 18, 13 और 5 18, 18 और 6 24 हासिल 2, 2 1 3 4 5 6 642 प्लस में एक्स दोस्तों, हमें तो एक्स चाहिए ना, तो आप 805 माइनस ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा 642 और आपका आंसर आएगा 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 10 में 4 गया 6 और 7 में 6 गया 1, 163 इज द राइट आंसर। दो तो आप माइनस कैलकुलेशन है 163 इज द राइट आंसर, कुछ नहीं करना, माध्य गिवन है बस ये समझ लो, माध्य गिवन है फार्मूला लगाओ योग बटे संख्या जोड़ो 642 प्लस एक्स, और माध्य दे रखा था आप लोग को 161, क्रॉस मल्टीपल कर दिया 805 जब आया दोस्तों 161 गुणा 5 अब एक्स निकालना तो प्लस वाला सिंपल माइनस करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं बोल रहा है कि 9 प्रेक्षणों का माध्य 35 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया, तो सही प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, सही प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, ये आप लोगों से बोल रहा भाई। 9 प्रेक्षणों का माध्य 35 ज्ञात किया गया, ठीक है भाई, गलती से क्या, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ लिया, 81 ठीक था, गलती से काम हो गया, गलती से उसको 18 पढ़ लिया, तो कितने का अंतर है, 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 63, 7 में से 1 गया 63, तो दोस्तों देखिए 63 की गड़बड़ हो रही है, 63 की गड़बड़ हो रही है। टोटल संख्या कितनी थी, टोटल 9 प्रेक्षण थे, 9 से भाग करो दोस्तों, 9 से भाग करोगे 9 से 63, यानी ये जो 7 है, ये जो 7 है ना, ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, कम हुआ है, 7 क्या हुआ, कम हुआ है। आपका कितना था दोस्तों माध्य, माध्य राइट था 5, कितना था, सॉरी 35 माध्य था, 35 माध्य था, उसमें 7 जोड़ दो आंसर आ जाएगा 35 और 7 42, तो राइट आंसर होगा 42, राइट आंसर होगा दोस्तों 42। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन डाल दिया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला कि माध्य गड़बड़ हुई थी, क्या गलती से 18 लिख दिया, तो इनका अंतर देखो, अंतर है 63 का, कितने का अंतर है, 63 का अंतर है, 63 का अंतर है, यानी 63 कम लिखा गया, 63 क्या लिखा गया, कम लिखा गया। अगर कम लिखा जाएगा तो प्लस होकर राइट आंसर आएगा, अगर ये ज्यादा लिखा जाता तो माइनस होकर आंसर आता है, इस बात को समझ लेना, पहली तो बात ये एग्जाम के अंदर दोस्तों, फिर वहां प्लस मत लगा करके आना, बस ध्यान देखना। अगर यहाँ पर क्या है 81 से 18 लिखा गया, कम लिखा गया, तो 63 की गलती हुई है, कितने की गलती हुई थी, 63 की, कितने टोटल 9 बटे 9 कर दो 9 से 63, यानी 7 माध्य में गड़बड़ हो रही है, माध्य को बढ़ाना पड़ेगा, तो माध्य क्यों था 35, ये माध्य क्यों था 35, ये भी माध्य आता है, बस ये समझ लो दोस्तों, ये भी क्या आता है माध्य। आप बोलोगे सर माध्य क्यों आया ये, अरे सिंपल, माध्य का फार्मूला क्या था, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, तो माध्य आएगा, तो माध्य और माध्य तो या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, यहाँ कमी हो रही थी तो प्लस कर दो, या ज्यादा होते तो माइनस कर देते, पूरा समझा दिया दोस्तों। मेरे आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 5 संख्याओं का माध्य 20 है, दिन में से एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, सिंपल दोस्तों, 5 संख्याओं का माध्य 20 है, 5 संख्याओं का माध्य कितना 20 है, इसने बोला 5 संख्याओं का माध्य 20 है, दिन में से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है, कितना हो जाता है 23, एक संख्या निकालोगे तो 4 ही तो रह जाएंगी दोस्तों, संख्या कितनी रह जाएंगी 23, अब टोटल कर दो, टोटल यानी 5 संख्याओं का माध्य 20 था, तो 20 पंजे 100, टोटल हो गया 100, टोटल कितना हो गया 100, और 23 चौके 92, 23 चौके 92, तो वो संख्या में निकालनी है, तो 100 में से 92 गया दोस्तों 8, 100 में से 92 गया 8, और 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, तो अगर वो संख्या पूछे कितने, कौन सी थी, 8वीं संख्या, 8 थी दोस्तों, क्या थी, राइट आंसर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर उसका माध्य भी पूछ लेता तो भी 8 ही आता, माध्य पूछ लेता तो भी 8 आता, कुछ नहीं है, माध्य का फार्मूला योग बटे संख्या, मैं बता देता हूँ एक बार, माध्य का फार्मूला होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, लेकिन यहाँ गेम खेल गया, यहाँ क्या खेल गया, गेमा खेल गया दोस्तों आपके साथ, गेमा कैसे खेल गया, यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर काम किया, आपको योग निकालने का फार्मूला, योग दोस्तों एवरेज गुणा नंबर, एवरेज गुणा नंबर का मतलब माध्य गुणा संख्या, माध्य गुणा संख्या, ये फार्मूला लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, माध्य गुणा संख्या, देखें मेरी बात को, माध्य गुणा संख्या, माध्य था 20, ये देखें दोस्तों पूरा, माध्य क्या था 20, संख्या क्या थी 5, संख्या क्या थी 5, जब भी संख्या दे दे और माध्य दे दे दोनों की गुणा होती है, बस ये समझ लो, ये देखो ये रहा, योग निकालना तो माध्य गुणा संख्या, माध्य गुणा संख्या, तो मैंने भी यही किया, 5 संख्या आई थी और 20 माध्य था, तो टोटल कितना हो गया 100, टोटल कितना हो गया 100, 4 एक कम होगी, एक संख्या निकाल दी तो 4 रह गई, माध्य 23, 23 चौके 92, तो घटा दो दोस्तों अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ योग का फार्मूला याद करना, योग होता है एवरेज गुणा नंबर, माध्य गुणा संख्या, माध्य गुणा संख्या। आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो सिंपल बहुलक आ गया दोबारा से, 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 0 3 0 3 1 3 1 3। अभी बताया था दोस्तों बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं, तो आपको देख ही रहे सबसे ज्यादा बार तो सर 3 3 3 3 ही आया हुआ था बहुलक, राइट क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। इसमें बात टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। तो देखिए 15 में भी
टेबल आपके सामने पड़ी हुई है दोस्तों, मैं नहीं करा रहा, सबसे ज्यादा बार आप देख ही सकते हैं, 2.2 रिपीट है तो आंसर हो जाएगा 2.2। नेक्स्ट करा रहा हूं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 माध्यक निकालना है। क्या निकालना? माध्यक निकालना है। 34 32 34 32 34 32 48 38 48 38 48 48 38 24 30 24 30 24 30 24 30 27 21 35 27 21 और 35 21 और 35। सिंपल दोस्तों माध्यक निकालना। तो माध्यक के अंदर याद रखना दोस्तों अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा लिख लो, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा लिख लो, असेंडिंग है डिसेंडिंग में मर्जी है, लेकिन ज्यादा बेस्ट होता है पहले छोटा लिखो। पहले क्या लिखो? छोटा लिखो। तो 21 मेरे को नजर आ रहा है दोस्तों, 21 के बाद मेरे को नजर आ रहा है 27 ही नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है? 24 24 के बाद 27 27 के बाद 30 दोस्तों, 30 के बाद दोस्तों 30 के बाद 32 फिर 34 फिर 32 फिर 34 34 के बाद 35 35 के बाद 48 35 के बाद 38 भी है दोस्तों, 38 के बाद 48 है। कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ भी होगी तो उसको चेक कर लेंगे। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बिल्कुल। अब माध्यक निकालना है तो गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 में एक जोड़ो 10 10 का आधा करो, पांचवा नंबर दोस्तों, पांचवा नंबर यानी 1 2 3 4 यानी 30 राइट आंसर होगा, सॉरी 30 नहीं 32। तो इसका मध्य कितना हो जाएगा? 32 इज द राइट आंसर। मध्य क्या होगा? 32 होगा। मैंने बताया ये क्या होता है दोस्तों, टोटल 9 थी, 9 में एक जोड़ो, 9 में एक जोड़ो बटे 2 करो तो 10 10 का आधा 2 10 का आधा 10 का आधा करोगे तो 5 होगा। क्या आंसर 5 होगा? नहीं, पांचवें स्थान पर जो बैठा हुआ आपका क्या होगा? मध्यक होगा। या इससे अच्छा तरीका है, 2 इधर से काट दो और 2 इधर से काट दो, फिर दोस्तों 2 इधर से काट दो 2 इधर से काट दो, देखो ऑटोमेटिक बीच में 32 बच जाएगा। काटने से भी हो जाएगा, ऐसा करना चाहे तो ऐसे भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखे किस प्रकार से हमने बड़े ही प्यार से दोस्तों क्या काम कर लिया? सांख्यिकी को खत्म कर लिया। नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी दोस्तों। क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी। वीडियो पसंद आ रही हो ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों अच्छा है, बिल्कुल आसान है दोस्तों आपके ये स्टैटिक्स। 3-4 चीजें सीखनी दोस्तों, मध्य बहुलक और माध्यक दोस्तों, ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, चले भाई आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पर दोस्तों। किस पर बात कर लेते हैं? प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का सही फार्मूला जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चले दोस्तों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नहीं था, सॉरी दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या नहीं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? मेरा दिमाग अभी पीछे चला हुआ था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। लो मैं लिख ही देता हूं दोस्तों, कोई भी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एक ही होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यानी ऊपर अनुकूल परिणाम आएंगे, नीचे कुल परिणाम आएंगे। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं दोस्तों? जो कि वास्तव में होते हैं, और कुल परिणाम जोड़ लेते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मान लो 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। अगर आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, तो रेड कितनी गेंदें नजर आ रही है? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। क्या होगी? 3/5। आपसे बोले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अनुकूल परिणाम 2 ही नजर आ रहे हैं तो 2/5। यानी जो नजर आते हैं ना उसी को अनुकूल बोलते हैं। सिंपल, जितने होते हैं वास्तव में उसी का मतलब होता है अनुकूल परिणाम, वास्तव में जितने हैं। और टोटल में टोटल कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा था, बात करते हैं डायरेक्टली। हाँ अब देखो इसका जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन दे रखा। प्रोबेबिलिटी ध्यान देना दोस्तों, एक तो ये फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। दूसरा प्रोबेबिलिटी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको देखने को। इसका क्या मतलब है? 2 मुंह देखो पी की तरफ है तो प्रोबेबिलिटी बड़ी है किससे? 0 से। एक मुंह है पी की तरफ, प्रोबेबिलिटी छोटी है 1 से। यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी ये बराबर है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 भी हो सकता है, ये भी राइट है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 0 का जब कोई इवेंट घटेगा नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, इनके बीच की होती है। अब सिंपल सा फंडा है, फिर प्रोबेबिलिटी सर क्या नहीं होती है? अरे 0 से छोटे, 0 से कम क्या होता है? माइनस। यानी कभी भी माइनस का आंसर दिख जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कभी भी माइनस में आंसर दिख जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा 1 से बढ़ेगा क्या मतलब सर? 1.1, 1 से बढ़ेगा मतलब 1.1, 1.2, 2, 10, 20 कुछ भी आ जाए तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और इन साइन का भी शेख ध्यान देना, इसी तरफ आते हैं तो नमो इसी तरफ ही, ठीक है? मैंने समझा भी दिया। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चले भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक प्रोबेबिलिटी गिवन आपको, प्रोबेबिलिटी ई गिवन है फर्स्ट के अंदर 0.01 ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। और प्रोबेबिलिटी नोट की पूछ रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी नोट की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है? ये जो ये साइन बार का देख रहे हो ना, इसको नोट बोलते हैं। नोट की पूछ रहा है, आप तो हमेशा जानते हो। एक फार्मूला मैंने यहाँ नहीं बताया, वो बताया था। प्रोबेबिलिटी किसी की भी प्रोबेबिलिटी ये सक्सेस के प्रोबेबिलिटी नोट का सम 1 होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का सम दोस्तों 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप तो जानते हो नोट की प्रोबेबिलिटी सर 0 होती है। नोट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 और 0
1। सिंपल लॉजिक है, याद रखना दोस्तों। प्रोबेबिलिटी में को जोड़ोगे, ये प्रोबेबिलिटी घटित है, ये प्रोबेबिलिटी अघटित है, इसको बोलते हैं सक्सेस, इसको नोट सक्सेस। या प्रोबेबिलिटी घटित या घटित, ये नोट, ये यस। सिंपल। अगर हम दो प्रोबेबिलिटी को सम करें तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी हम अगर इसमें सिंपल सी बात है हमें नोट की निकालनी एक प्रोबेबिलिटी गिवन और दूसरी पूछे, एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो और दूसरी पूछे, हमेशा एक में से घटा दो। किस में से घटा दो? एक में से, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? या पॉइंट के बाद 2 अंक है तो या पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाओ और इसको घटा दो, आपका आंसर आ गया दोस्तों। 10 में से 1 गया 9, 9 तो 0.99 इज द राइट आंसर। यानी कभी भी एक प्रोबेबिलिटी दे और दूसरी पूछ ले, आपको सिंपल लॉजिक एक में से घटाना। किस में से घटाना? एक में से घटाना, आंसर गलत नहीं होगा दोस्तों। 0.99 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करता हूँ। सेकंड में क्या बोल रहा है? पासे को एक बार फेंकने से 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी 4 से बड़ी। सिंपल। पासे को एक बार फेंकेंगे तो रिजल्ट 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रिजल्ट होते हैं टोटल दोस्तों। यानी कुल परिणाम होते हैं दोस्तों 6, कुल परिणाम होते हैं 6। इसने बोला उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी जो 4 से बड़ी है, प्रोबेबिलिटी बतानी 4 से बड़ी, 4 से बड़ी। तो सिंपल दोस्तों, 4 से बड़े कितने परिणाम है? 5 और 6, 2 ही रिजल्ट है। यानी अनुकूल परिणाम 2 है, टोटल 6 है, तो 2/6 इज द राइट आंसर दोस्तों। 2/6। अब इसने इसको सरलता में रखा तो आप भी कर लो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, सिंपल काट लोगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, या 2/6 भी राइट है, 1/3 भी राइट है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन राइट है। ऑप्शन में जो मिले आप वो इसका आंसर डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पत्ते वाला क्वेश्चन। ये अच्छी प्रकार से फैटी गई 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता खींच लिया जाता है। लाल रंग के बादशाह के प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझे दोस्तों। इस क्वेश्चन को पत्ते वाले को गली का बच्चा जानता है दोस्तों। गजनी भी कभी भी अपना इस टारगेट को नहीं भूला दोस्तों। पत्ते वाला को कभी नहीं भूलता, बाकी भूल जाता था वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन पत्ते वाला को कोई नहीं भूलता दोस्तों। तो ये टारगेट आपको भी याद रखना। पत्ते वाला कंसेप्ट सबसे आसान है दोस्तों। मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी पर वीडियो डाल रखी है, पूरी की पूरी दोस्तों। उसके अंदर एचसी भी डाल रखी है, जो इंपोर्टेंट है सारे। आप प्लेलिस्ट में जाना और उसको ध्यान से देख लेना दोस्तों। प्रोबेबिलिटी 6-7 नंबर का टॉपिक आपका बिल्कुल 100% है, पक्का हो जाएगा। पत्ते वाला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से करा रखा, लेकिन फिर भी यहां भी करा देता हूं दोस्तों। पत्ते वाला क्वेश्चन फिर भी यहां करा देता हूं, दोबारा देख लेंगे। टोटल पत्ते कितने होते हैं दोस्तों? 52। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से आपकी मजबूती हासिल होगी। पेड़ एक बार में नहीं कटता दोस्तों। अगर हम पेड़ को काटना शुरू करें, मोटा सा पेड़ हो, मोटा सा वृक्ष हो, तो एक बार में कट जाएगा। हर बार चोट करनी पड़ेगी, हर दिन चोट करनी पड़ेगी, हर घंटे चोट करनी पड़ेगी, हर मिनट चोट करनी पड़ेगी, हर सेकंड चोट करनी पड़ेगी, और एक समय आएगा जब वो कटी जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो? ऐसे ही है क्वेश्चन के साथ भी। हर बार करो दोस्तों, हर मिनट में करो, हर सेकंड में करो, हर दिन करो, जब तक एग्जाम ना हो जब तक करो। यानी पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52। अगर आपसे अभी क्लियर कर रहा हूं सारे आंसर दोस्तों। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले पत्तों की तो 52/52। अब मत हिल जाना दोस्तों, हलचल नहीं। अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ पत्ते की तो 52/52। अब आगे बढ़ो। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इसमें हुक्म आ जाता है, घर का मुखिया हुक्म आ जाता है, और इसमें क्या आ जाती है? चीड़ी आ जाती है। इसमें पान आ जाता है, इसमें पान आ जाता है, और इसमें ईट आ जाती है। ये घर के मुखिया है दोस्तों। क्या है? घर के मुखिया। हुक्म के कितने पत्ते? सर 13। चीड़ी के कितने पत्ते? सर 13। पान के सर 13। ईट के सर 13। समझ आ गया? यानी ये 52 पत्ते 4 भागों में बटे हुए, 4 मुखिया, तो 52/4 कर दो। कभी भी भूल जाओ तो 52/4, तो 13 चौके 52, यानी 13 पत्ते आ जाएंगे सबके पास। कितने पत्ते आ जाएंगे? 13। अब प्रोबेबिलिटी बोले हुक्म की बताओ 13/52, चीड़ी की बताओ 13/52, पान की बताओ 13/52, ईट की बताओ 13/52। कोई दिक्कत नहीं? आता कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यानी तो सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद कंसेप्ट क्या आता है दोस्तों? कलर का। किसका कंसेप्ट आ जाता है? कलर का। इनका रंग होता है लाल, इनका रंग क्या होता है? लाल नहीं काला। और इनका कलर क्या होता है? लाल। इनका कलर क्या होता है? लाल। तो ये काले कितने पत्ते हैं दोस्तों? 13 और 13 26। और ये लाल भी पत्ते कितने हैं? 13 और 13 26। अब आपसे प्रोबेबिलिटी बताओ काले की, बताओ काले पत्तों की 26/52, लाल पत्तों की 26/52, हुक्म के पत्तों की 13/52, चीड़ी के पत्तों की 13/52। खाली पत्तों की, खाली शब्द आ जाए पत्तों की तो 52/52। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। गेमा है इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा गेमा है। गेमा समझ लेना, इस गेमों को मत भूलना दोस्तों। अगर प्रोबेबिलिटी पत्ते की पूछे, मैं लिख रहा हूं दोस्तों आपके सामने, अगर प्रोबेबिलिटी पत्ते के पूछे, पत्ते हैं कितने? अनुकूल परिणाम 52, और टोटल भी कितने हैं? 52। सिंपल। आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ हुक्म की, हुक्म में पत्ते कितने हैं दोस्तों? हुक्म में 13, तो 13/52। सिंपल। आपसे प्रोबेबिलिटी बताए लाल पत्तों की, किसकी? लाल पत्तों की। अरे लाल पत्ते हैं कितने? लाल पत्ते तो 26 है, तो आंसर आएगा 26/52। अब तक ये तीन टाइप क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप आता है तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा आता है?
तस्वीर वाला पत्ता। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर बच्चे कोई 2 बोलता है, कोई 3, कोई 4, इसका इकाई का अंक देख लो 3 है, तो तस्वीर वाले पत्ते भी कितने होंगे 3, यहाँ भी तस्वीर वाले पत्ते 3, यहाँ भी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 3, और इसमें भी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 3। अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ तस्वीर वाले पत्ते की, तो राइट आंसर होगा 12/52। 3 3 6 3 9 3 12 यानी 12/52। ये आपसे बोले प्रोबेबिलिटी बताओ तस्वीर वाले पत्ते की, तो 12/52 यहाँ लिख रहा हूं। अगर प्रोबेबिलिटी बोले तस्वीर वाले पत्तों की, तस्वीर पत्ता, तो 12/52। 12/52 क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी बताओ एक तस्वीर का पत्ता निकाला गया। अरे तस्वीर का एक पत्ता निकाले, सारे निकाले में कोई मतलब नहीं, आप देखिए तस्वीर शब्द उसके सामने लिखा होना चाहिए, तस्वीर वाले पत्ते होने चाहिए। तो टोटल पत्ते 12 है, अनुकूल परिणाम भी 12 है, टोटल तो 52 थे, तो राइट आंसर होगा 12/52। क्या हो जाएगा 12/52। इसके बाद क्या कंसेप्ट बनता है, ध्यान देंगे। वैसे इनके बारे में जान लो, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं दोस्तों, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, अगर मैं बताऊं गुलाम बेगम और बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह क्या है, तस्वीर का गेमा। तस्वीर का गेमा सिर्फ इतना, इन पर तस्वीर छपी होती है, गुलाम बेगम बादशाह, बाकी जो पत्ते होते हैं इन पर तस्वीर नहीं होती, ये इन पर तस्वीर होती है गुलाम की, बेगम की, बादशाह की है। नाम देख लो, गुलाम बेगम बादशाह, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पत्ते होते हैं तस्वीर के, तो हुक्म में 3। अब आपको समझ आ गया दोस्तों, अगर तस्वीर वाले पत्ते की बोले 12/52, बट ध्यान देना अगर आपसे बोले हुक्म के तस्वीर वाले पत्ते, तो हुक्म में तो तस्वीर 3 ही है ना सिर्फ, तो 3/52। चीड़ी के तस्वीर वाले पत्ते 3/52, पान के तस्वीर वाले पत्ते 3/52, ईंट के तस्वीर वाले पत्ते 3/52। यहाँ तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या गेमा होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या कंफ्यूज करता है उस पर ध्यान दे। इसके बाद ये कंफ्यूज करता है प्रोबेबिलिटी इक्के की बताओ, प्रोबेबिलिटी किसकी बताओ, इक्के की। प्रोबेबिलिटी बताओ लाल इक्के की, किसकी बताओ, लाल इक्के की। और प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ हुक्म के इक्के की। ये 3 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों, इसके अलावा कोई टाइप मैंने नहीं छोड़ा, इसके अलावा कोई टाइप सर मैंने नहीं छोड़ा। रे मेरे रामफल, इसके बाद कोई टाइप नहीं छूटा, तो ध्यान दे ले रामफल, इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 1 नंबर का काम नहीं है, 5 के लिए भी आपको तैयार कर रहे हैं हम, 5 नंबर के लिए भी है इसी क्वेश्चन पर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी इक्के की पूछे दोस्तों, इक्का, अब आप बताओ, इसके पास 13 पत्ते हैं, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, अगर कोई भी पत्ता होगा ना वो 4 बार होगा। अगर आपने बोला सर इसमें बादशाह है, तो इसमें बिल्कुल है भाई, इसमें बादशाह, तो इसमें बादशाह, इसमें बादशाह, इसमें बादशाह, यानी अगर कोई भी पत्ता वो 4 बार पढ़ा, कितनी बार पढ़ा, 4 बार। इक्के का मतलब 1 होता है, इक्के का मतलब 1 होता है, इक्का बोले 1 बोले, 1 को इक्का बोल देते हैं। अगर इक्के की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो आपको पता सर इसमें भी इक्का पड़ा, इसमें भी इक्का पड़ा, इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, तो 4/52। कितने इक्के हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। लेकिन बोल रहा अब लाल इक्का, तो सिर्फ लाल में तो रहोगे दोस्तों, लाल में जाना पड़ेगा, लाल का मतलब पान में जाओगे, पान में भी इक्का, लाल का मतलब ईंट में जाओगे, ईंट में भी इक्का, तो लाल इक्के कितने हुए सर, ओनली 2, तो आंसर जाएगा 2/52। कितना जाएगा 2/52, समझ आ गया। लेकिन अगर आपसे बोलते हुक्म का इक्का, यानी अब तो सिर्फ हुक्म मेरा ना, किस मेरा का हुक्म में, हुक्म में इक्के कितने, 1 सिंगल ही है ना सारों में, इसमें भी 1 इक्का, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो आंसर आएगा 1/52 दोस्तों। कितना आएगा 1/52 आएगा। बोलो कोई कुछ समस्या आ रही हो तो बोले कोई समस्या नहीं है सर, यानी हुक्म में इक्के की बोले 1/52, चीड़ी के 10 की बोले 1/52, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वहाँ प्रोबेबिलिटी 10 की आ गई आपसे, किसकी आ गई 10 की, खाली 10 आ गया, आपको पता होना चाहिए कुछ भी लिख दे वो 4 बार है, 10 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी आंसर जाएगा 4/52। क्या जाएगा सर 4/52। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले 10 के हुक्म की, 10 के हुक्म की, मेरे रामफल जाग मत सो, 10 के हुक्म की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो हुक्म में जाना, हुक्म में 10 सिंगल ही होता है, कोई भी पत्ता हो तो 1 बार ही होता है ना, हुक्म के अंदर सिंगल पत्ता है, यानी 1/52। क्या जाएगा 1/52। 10 देखकर मत घबरा जाना, वो कुछ भी लिखता रहे, पत्ते है ही है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद गुलाम बेगम बस आ जाते हैं, उनको 11 12 13 भी लिख सकता है, उसकी मर्जी है एग्जामिनर की दोस्तों। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा इसके अंदर वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमसे मांगा गया था लाल रंग के बादशाह की प्रोबेबिलिटी, लाल रंग के बादशाह। अब मैं वो बता देता हूँ, लाल रंग का बादशाह, लाल बादशाह सर, लाल बादशाह की बात कर रहा है, तो आप ही बताओ लाल बादशाह की प्रोबेबिलिटी होगी सर 2/52। कितनी होगी 2/52। बादशाह, अगर खाली बादशाह की बात करता, खाली बादशाह की बात करता, तो इसमें बादशाह, इसमें बादशाह, इसमें बादशाह, इसमें भी बादशाह, तो आंसर आता 4/52। लेकिन उसने बात कर दी लाल बादशाह की। अब लाल में जाओ, लाल तो ये है दोस्तों, लाल का मतलब मेरा 26 से नहीं है, लाल का मतलब ये भी लाल होते हैं, पत्ते भी लाल, लेकिन बादशाह, इसमें भी लाल बादशाह पड़ा, इसमें भी लाल बादशाह पड़ा, तो बादशाह हो गए 2, तो आंसर क्या जाएगा 2/52। कंफ्यूज मत होना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों पत्ते वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, रिवीजन साथ में रखे दोस्तों, अच्छे नंबर लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी।
बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा, फोर्थ में दिया प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ई गिवन है कितनी, प्रोबेबिलिटी ई गिवन है 0.68, 0.68 और प्रोबेबिलिटी नोट की पूछ रहा है दोस्तों, किसकी पूछ रहा है, नोट की। मैंने तो आपको बताया एक प्रोबेबिलिटी दे दे, एक प्रोबेबिलिटी दे दे और दूसरी आपसे पूछ ले, हमेशा एक में से माइनस करना, हमेशा एक में से माइनस कर दो 0.68। जिनको माइनस नहीं करना था पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो लगा लो और पॉइंट हटा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया, सॉरी 9 में से आ गया 3, तो 0.32 इज द राइट आंसर, 0.32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट में बोल रहा है फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, किसी घटना ई के लिए निम्न रिक्त स्थान भर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी ई नोट, प्रोबेबिलिटी ई नोट, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा, और माइनस दे रखा प्रोबेबिलिटी, माइनस दे रखा प्रोबेबिलिटी, घबराए नहीं दोस्तों, क्वेश्चन वही है। मैंने बोला किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो क्या होता है, किसी एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दूसरे एक में से माइनस करते हैं, सिंपल भाई, एक में से माइनस करते हैं, यानी हमसे नोट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है तो क्या करेंगे, एक में से माइनस, यही होता है इसका कंसेप्ट, एक में से माइनस। आगे बढ़ेंगे भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, किसी घटना की प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी डैश से बड़ी, किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। तो दोस्तों इसका बड़ा आसान है, ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। इसका मतलब मैंने ये लिख दिया, यही होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये पूछ रहा है, और 0 के बराबर होती है और 1 के बराबर होती है। ये प्रोबेबिलिटी की पूरी 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 डेफिनेशन है, फुल टू फुल डेफिनेशन है दोस्तों प्रोबेबिलिटी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी नहीं हो सकती, 0.8, ए ऑप्शन ये है 0.8, बी ऑप्शन है 9%, सी ऑप्शन है -2.3 और डी ऑप्शन है 9/5 सॉरी 9/5 नहीं, डी ऑप्शन है 4/5 तो ये है 4/5। तो इसने बोला कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, अभी बताया था प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी का मतलब माइनस, यानी राइट आंसर होगा सी दोस्तों, माइनस जो होगा वो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो 0 से बड़ी है तो प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 से छोटी है, ये सर 9% है, ये कैसे प्रोबेबिलिटी होगी, और ये 4/5 कैसे प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताओ सर, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भाई, पहले 4/5 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे है, 4 को भाग दे दो 5 से, अपना पता लग जाएगा, 0.0, 5 8 40, इसका मतलब तो 0.8 है दोस्तों, इसका मतलब तो 0.8 है, 0.8 है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। 9% पर बात करूं, 9% का मतलब 9/100, तो दोस्तों ये भी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज हमेशा हर बड़ा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा, अगर हर बड़ा हो तो प्रोबेबिलिटी होगी, क्यों, वो 0 से बड़ी होती है, जिसका हर बड़ा हो 0 से बड़ी, 0 का 9, 0 की 0 और 1 का डेसिमल, तो 0.09 इज द राइट आंसर। अब आपको समझ आ रहा होगा ये प्रोबेबिलिटी क्यों है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे आपको बोला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, 8 में बोल रहा पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पासे को एक बार फेंकना है दोस्तों, पासे को एक बार फेंकना है, तो आप ही देखिए टोटल रिजल्ट 8 होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये होते हैं सर, पासे के टोटल रिजल्ट 8 होते हैं। अरे नहीं रे मेरे रामफल, पासे के रिजल्ट टोटल 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, पासे में रिजल्ट कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसने बोला सम की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सम तो 2 है, 4 और 6 है, यानी 3 संख्याएं सम है, तो 3/6 यानी 1/2, राइट क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, 3/6 या 1/2, जो ऑप्शन में दे रखा हो 1/2। पासे को एक बार फेंकोगे तो टोटल रिजल्ट 6 मिलते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले है। सम की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 2 3 3 सम संख्या है। अगर अभाज्य की प्रोबेबिलिटी पूछे दोस्तों, अभाज्य वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, तो 2 अभाज्य, 3 अभाज्य और 5 अभाज्य, तो भी दोस्तों 3/6 आएगा। अभाज्य की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आएगी। विषम संख्या बोल दे, कौन सी संख्या बोलते, विषम, 1 2 और दोस्तों 3, विषम संख्या की भी प्रोबेबिलिटी 3/6 आएगी। किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले पासे के अंदर ध्यान देना, किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले 3/6 क्या आएगा आंसर, 3/6। लेकिन एक में कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, वो होता है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, आंसर गल देंगे बहुत सारे बच्चे। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट नंबर वो होती है दोस्तों जो किसी से भाग हो जाए, जो किसी से भाग हो जाए, यानी अभाज्य को छोड़ दो तो भाज्य नंबर मिलेंगे। सिंपल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है, तो इसका आंसर 4 और 1 6, तो 2/6 होगा दोस्तों।
यानी 1/3। कन्फ्यूज मत हो जाना, ये नंबर सिस्टम है दोस्तों। कौन सा सिस्टम है? नंबर सिस्टम है मेरे रामफल, अपने दिमाग को खोल ले। यानी मैं अगर बात करूं, मैं बता देता हूं 1 मिनट के लिए आपको, ये चीज दूर कर देता हूं इसका कन्फ्यूजन। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, सबसे छोटी 2, 3, 5। फिर मैं बच्चे से बोलूँगा कि बता, बोलेगा सर 6, अरे 6 से 2 से भाग होती है, 6 अभाज्य नहीं है। फिर वो बोलेगा सर 7 मगर ठीक है। फिर बोलेगा 9, अरे रुक जा, 9 तो 3 से भाग होती है। अभाज्य वो होती है जो अपने पाड़े में आए। तो 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43 और दोस्तों 47। आगे भी चलेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन याद करना दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है हरियाणा बोर्ड में नहीं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर। आप क्या बताओ, आपके में पूछ ले 1 से 50 तक क्या अभाज्य संख्या है बताओ। तो बच्चे यहाँ अभाज्य संख्या उनको पता नहीं, गड़बड़ कर देंगे। राइट आंसर होगा 15/50। राइट आंसर होगा, अगर 1 से 50 तक क्या अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो 15/50 क्या जाएगा? 15/50। टोटल 50, अभाज्य संख्या 15, तो 15/50। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ आ गई। इसके बाद भाज्य संख्या सीख लो दोस्तों। भाज्य संख्या क्या होती है? या तो सिंपल सी डेफिनेशन, सर अभाज्य संख्या को छोड़ दो भाज्य मिलेगी, या जो संख्या किसी से भाग हो जाए, या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों? 3 होने चाहिए। वो आपकी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है सर? 4 होती है। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट 4 होती है। क्या होती है? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। सिंपल, इसमें ज्यादा याद नहीं करना। यानी वो ये जो किसी से भाग हो जाए, ये 2 से भाग, 3 से भागे, 2 से, 4 से, 3 से, 9 से, किसी से भाग गया। अब भाज्य याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य छोड़ दोगे तो भाज्य मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगी? भाज्य संख्या मिल जाएगी। एक और दोस्तों, पूर्ण संख्या भी सीख लो। जब सीख ही रहे हो तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है दोस्तों जो कि पूरी हो। पूरी का मतलब 0 भी लेना इसके अंदर। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या। कहां से शुरू होती है? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृतिक संख्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। गिनती, पहले क्वेश्चन आया था प्राकृतिक संख्याओं पर, तो 1, 2, 3, तो गिनती हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी संख्या आपको बता दी। सम और विषम की यहाँ बात नहीं करेंगे। सम संख्या 2 से भाग, विषम संख्या 2 से भाग नहीं होती। सिंपल, ये तो आपको पता लग गया। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाज्य संख्या से सीख लो, जो 2, 3, 5, 7 जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है। अभाज्य को छोड़ोगे तो भाज्य मिलेंगी। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 गिनती। और प्राकृतिक 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक 1 से शुरू होती है। तो हमने अच्छे से दोस्तों संख्याओं का विज्ञान ले लिया। अब क्या सभी क्वेश्चन संख्याओं पर आ जाओ, गलत नहीं होगा आप लोगों का। कंसेप्ट को सीख के दोस्तों, रट्टा ना मारे, रट्टा ना मारे। चले भाई, चले भाई आगे बात करूंगा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का योग होगा। योग आते ही शब्द प्रोबेबिलिटी के अंदर तो सिर्फ ये देख लो योग आ रहा है। क्या रहा है योग? आंसर 1 होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? 1। क्यों होगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 इवेंट होते हैं, सक्सेस प्लस में नोट सक्सेस। सक्सेस प्लस में नोट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 और सक्सेस की 1, तो योग करो 1। समझ आ गया? योग शब्द आते ही, सम आते ही आंसर 1 होगा दोस्तों। कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी। फिर आ गया दोस्तों, पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य। पासे में संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसने बोला अभाज्य संख्या भी बताई थी। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है। सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो रिजल्ट जाएगा 3/6। रिजल्ट क्या जाएगा? 3/6, और 3/6 का मतलब 1/2। यानी अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अभाज्य संख्या की, तो राइट आंसर होगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत है दोस्तों? याद करना अच्छे से। अभाज्य संख्या मैंने बताई थी अभी पीछे, वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3, 5, 6। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी भाज्य की पूछ ले दोस्तों, किसकी पूछ ले? भाज्य की, तो गड़बड़ कर दोगे। भाज्य संख्या क्या होती है? वो जो सिर्फ जो किसी से भाग जाए, और सबसे छोटी है भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4। तो यहाँ इसमें 2 ही है दोस्तों। तो इसका अगर भाज्य की पूछेगा तो 2/6, और 2/6 का मतलब 1/3, 1/3। सिंपल दोस्तों। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूर्ण संख्या की पूछ ले, किसकी पूछ ले? पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये सारी की सारी दोस्तों पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होती है। लेकिन है कितनी? ये भी पूर्ण है, सारी की सारी पूर्ण है, तो आंसर जाएगा 6/6, यानी 1। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस पॉइंट को नोट करो। अगर आपसे पूर्ण संख्याएं पूछ ले, पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है? जो 0 से शुरू होती है। यानी ये सारी तो पूर्ण संख्या है, तो टोटल 6/6। अगर आपसे दोस्तों ध्यान दे, अगर आपसे प्राकृतिक संख्या भी पूछ ले, कौन सी संख्या पूछ ले? प्राकृतिक संख्या पूछ ले, तो भी आंसर 6/6 ही जाएगा, यानी 1। ये प्राकृतिक, इनको ये प्राकृतिक दिया, सबसे छोटी तो 1 ही होती है, यानी 1 से शुरू हो रही है। तो समझ आ गया दोस्तों, मेरी इस बात को विशेष ध्यान देना, यानी 6/6। इसमें पूर्ण संख्या का भी राइट आंसर सेम है, और प्राकृतिक संख्या भी क्या है? सेम है। कोई दिक्कत? चले, सम और विषम पर बात नहीं करते, सभी बातें होंगी। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट की अगर बात करूं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए 11 के अंदर क्या बोला हुआ है, उस घटना जिसका घटित होना है संभव की प्रोबेबिलिटी। अघटित घटना दोस्तों 0 होती है, घटित घटना 1 होती है। इस पर बात नहीं करते, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ जाते हैं। चले, 5 को एक बार फेंकने पर विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी दोस्तों आ गया, करना तो पड़ेगा। संख्या क्या 5 में क्या कितने रिजल्ट होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल 6। इसने बोला विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी 2 से भाग नहीं होती। तो विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोस्तों, विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/6। 3/6 यानी 1/2, 1/2 कर लोगे। आसान क्वेश्चन था भाई, 1/2। आगे बढ़ेंगे। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यदि प्रोबेबिलिटी ई 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी नोट की पूछ रहा है। मैंने तो आपको हर बार बताया दोस्तों, अगर एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो 0.05, तो अगर आपसे नोट की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, किसकी पूछ ले, नोट की, तो 1 में से घटा दो। किस में से घटा दो, 1 में से घटा दो, आंसर आएगा। तो 1 में से घटाओगे तो 5 में से 10 में से 5 गया 5, 0.95 घटा लेना दोस्तों, सिखा चुका हूं। 0.95 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फिर देख लो दोस्तों, अगर एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो, दूसरी पूछे, 1 में से घटाना सिंपल, 1 में से घटाना सिंपल। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ए गिवन है दोस्तों, नेक्स्ट में भी प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 0.07 और प्रोबेबिलिटी नोट की पूछ रहा है। मैंने तो बोला एक गिवन हो और दूसरी पूछे, 1 में से घटा दो। 1 में से घटाओगे तो 0.07 को 10 में से 7 गया 3, 9, तो 0.93 इज द राइट आंसर दोस्तों। कुछ नहीं बदल करना, 0.93 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0.93, 0.9। एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन कौन सा था, 14 था, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 अब मैं नहीं करा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को, ना ही 16 को। आप सिंपल समझ गए, एक प्रोबेबिलिटी देगा, दूसरी पूछेगा तो 1 में से माइनस करना है। आगे बढ़ जाते हैं, 17 पर चलते हैं। किसी 5 को एक बार फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी, 5 से कम दोस्तों, किससे कम, 5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, 17 को देख लो दोस्तों। 5 से रिजल्ट आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसने किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी, इसने बोला किसी 5 को एक बार फेंकने और 5 से कम अंक आने की प्रोबेबिलिटी। 5 से कम का मतलब दोस्तों 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1, यानी 4 रिजल्ट आ सकते हैं। 4/6 यानी 2/3 दोस्तों, यानी राइट आंसर क्या होगा, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, एक थैले में 3 लाल, 5 काली और 4 सफेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए थैले में 3 लाल दोस्तों, 3 तो है लाल गेंद, कितनी है, 3 तो है लाल गेंद, और भाई 5 है काली गेंद, 5 है काली गेंद, 5 है काली गेंद, और दोस्तों आपको बोला 4 है सफेद गेंद, 4 है सफेद गेंद, 4 है सफेद गेंद। तो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, लाल होने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, लाल होने की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल दोस्तों लाल की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। लाल गेंदें है कितनी सर, लाल गेंदें तो 3 है, टोटल गेंद कितनी है, 5 और 4, 9 और 3, 12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, राइट आंसर होगा 1/4। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, लाल गेंदें कितनी है 3, टोटल गेंद कितनी है 12, यानी 1/4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, टाइम खराब नहीं करते, प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। एक सिक्के को एक बार उछालने से चित होने की प्रोबेबिलिटी। अरे सिक्के को एक बार उछालोगे तो आपको पता है सर, या तो हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। अब ये किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है आप लोगों से, ये चित की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अब दोस्तों मेरे को नहीं पता चित क्या होता है, पट क्या होता है, सिंपल बता रहा हूं, तो किसी की मांग ले। देखो अगर मान लो इसको चित मान लेते हैं 2 मिनट के लिए और इसको पट मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, गलत भी हो सकता है, क्या पता पट्टी हो, क्या पता चित ही हो, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत देखने की नहीं है। मान लो ये चित, तो इसमें ये चित की पूछे तो भी 1/2, पट की पूछे तो भी 1/2, सिंपल। और इंग्लिश में पढ़ लेना, क्वेश्चन तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आता है, उसमें देख लेना उनमें चित और पट को हेड और टेल से, हेड और टेल आप जानते हो दोस्तों, यानी आपसे अगर हेड की प्रोबेबिलिटी मांगे तो भी 1/2, टेल की मांगे तो भी 1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, हाफ ही आंसर आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 पर बात करता हूँ। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फैटी गड्डी से पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का चित्र पत्ता प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी। लाल रंग का चित्र, मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन डाला दोस्तों। लाल रंग का चित्र बताओ दोस्तों, आप लोग बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। लाल रंग का चित्र की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने बताया था हुक्म होता है, हुक्म को छोड़ो, पान होता है और ईंट होता है, यही तो लाल होती है, पान और ईंट। इसके अंदर लाल क्या होती है दोस्तों, लाल
3 पत्ते और इसमें भी लाल 3 पत्ते, लाल 3 पत्ते, तो लाल में जाना तो 6/52, आंसर क्या आएगा राइट 6/52 यानी 3, और इसका दो आएगा 26, 3/26 इज द राइट आंसर दोस्तों, 3/26 इज द राइट आंसर। लाल रंग का चित्र यानी तस्वीर वाले पत्ते बोल रहा, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो टोटल तो 12 पत्ते होते हैं और लाल रंग के 6 होते हैं, तो 6/52 आंसर होगा 3/26, याद कर लेना। अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। 21 में क्या बोल रहा है, यह ज्ञात है कि बिजली के 600 बल्बों की एक पेटी में 12 बल्ब त्रुटिपूर्ण है, इस पेटी में से एक बल्ब निकाला जाता है तो बल्ब के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल बल्ब 600 थे दोस्तों, टोटल बल्ब 600 थे, इसके अंदर 600 के अंदर ऐसी गड़बड़ हुई कि 12 खराब हो गए, 12 खराब हो गए तो कितने बचे दोस्तों 588 राइट बचे, 588 ठीक बल्ब। टोटल 600 बल्बों में से 12 बल्ब खराब है दोस्तों, ये 12 बल्ब खराब है, तो अच्छे बल्ब कितने हैं 588, अच्छे बल्ब कितने हैं 588, तो कॉमन सेंस है भाई 600 में से 12 खराब हो गए तो 588 बचे। अगर अच्छे की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आंसर आएगा 588 बटे में 600, खराब की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आंसर आएगा 12/600, क्या आएगा 12/600। देख लो किसकी पूछ रहा है, आप लोगों से बोल रहा है बल्ब के ठीक होने की, तो राइट आंसर ये आएगा दोस्तों 588/600, सिर्फ काटना पड़ेगा, तो काट लो इसको, 4 पे काट लो भाई, 4 पे काट लो, 15 चौके 60, 1 0, 4 पे काटो, 4 एकम 4 18, 4 चौके 16, 16 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 147/150, 147/150, तो इसको और काटना पड़ेगा दोस्तों, काट लो इसको, 3 पे कट रहा है, 3 पंजे 15 50, 3 चौके 12, 3 में 27, तो आंसर आएगा 49/50, कितना आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर 49/50, यानी सिर्फ आपको काटना पड़ेगा 49/50, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको काटना पीटना तो पड़ेगा ही भाई, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट यानी प्रोबेबिलिटी का लास्ट, अभी एक चैप्टर और पेंडिंग है उसको भी करेंगे। एक थाले में केवल नींबू की मैक वाली मीठी गोलियां है, मल्ली बिना थाले में जाकर उसमें से गोली निकालती है, निकाली गई गोली के संतरे की मैक होने वाली गोली की प्रोबेबिलिटी। एक थाले में केवल नींबू की मैक वाली गोलियां, अरे भाई है तो नींबू की गोली दोस्तों, थाले में नींबू की गोलियां, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ किसका रहा संतरे की, निकलेगा क्या संतरा, नहीं निकलेगा, तो जो चीज है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अरे भाई उसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे जो है ही नहीं, अघटित घटना हो ही नहीं सकती है, तो 0 राइट आंसर होगा इसका, 0 शून्य दोस्तों, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों ज्यादा ज्यादा लाइक करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। आगे बढ़ते हैं, चले भाई आगे बढ़ जाते हैं, और आपका दोस्तों एक चैप्टर रह गया था, चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त दोस्तों, वृत्त पर बात करेंगे। क्या रह गया था आप लोग का, वृत्त रह गया था, सर्कल पर बात करेंगे, और दोस्तों हमारी तरफ से आपका काम बिल्कुल कंप्लीट होगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करने वाला वो मैं बताता हूँ। जो कि आप ये देख रहे हो ना दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये दोस्तों दीपक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर दोस्तों, इन पर बात करेंगे। इन पर आप कमेंट करना दोस्तों कि अगर आप ये भी चाहते हो कि सर दीपक मोस्ट एक्सपेक्टेड भी आप कंप्लीट डाल दो, तो फिर दोस्तों इन पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग बताना हमें, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्तों। चलो 10 की बात करता हूँ, सर्कल की यानी वृत्त की। अब बात करूँ दोस्तों अगर वृत्त की, तो वृत्त का जिक्र आते ही देखिए क्या क्या चीज़ें भागी आएंगी। वृत्त का जिक्र आते ही सर एक तो रेडियस भागी आएगी, ये रेडियस होती है, ये केंद्र होता है, सिंपल, एक तो ये पता लग गया। और एक सर ये भी हमारी रेडियस होती है, ये भी हमारी क्या होती है रेडियस होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओ केंद्र था, ओ ए पूछे तो भी हमारी रेडियस यानी त्रिज्या होती है, ओ बी पूछे ये भी हमारी त्रिज्या होती है। लेकिन अगर ए भी पूछ ले दोस्तों, ध्यान देंगे, अगर ए भी पूछ ले तो व्यास होता है। ए भी क्या होता है व्यास, इसका दूसरा नाम जीवा भी है दोस्तों, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ जो नहीं पता आप लोग को। ये ए बी व्यास तो 100% है जो केंद्र से जाता है, लेकिन इसको जीवा भी बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं जीवा। जीवा क्यों बोलते हैं आप ध्यान देना, कोई भी लाइन अगर वृत्त के अंदर है वो जीवा है। ये सारी की सारी जीवा बना दी मैंने, सारी की सारी क्या बना दी जीवा बना दी दोस्तों, ठीक है, सारी की सारी जीवा बना दी। अभी ध्यान देना, क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ी जीवा बताओ, सबसे बड़ी जीवा बताओ। सबसे बड़ी जीवा दोस्तों व्यास ही होती है, तो राइट आंसर होगा व्यास। क्या होगा व्यास, बोले सबसे बड़ी जीवा बताओ तो आंसर क्या होगा व्यास होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसी जीवा को बाहर निकाल दो, इसी जीवा को कहाँ निकाल दो, दोनों तरफ से बाहर निकाल दो। अरे आपसे पूछ ले एल एम बताओ क्या है, एल एम बताओ क्या है, तो एल एम को छेदक रेखा बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, मैं सारे पॉइंट ये नोट करा रहा हूं। एल एम को क्या बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं, समझ आ गया। जब भी सर्कल आएगा तो केंद्र आएगा, मेरे रामफल सीख ले, केंद्र आएगा, केंद्र ओ होगा। अगर बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या होगी दोस्तों, त्रिज्या नाम देता हूं ओ बी। ओ बी पूछे अगर आपसे, देखिए ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, ओ बी त्रिज्या कहलाएगी, ओ बी क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी दोस्तों। ओ बी क्या होगी त्रिज्या, ओ ए बी क्या होगी त्रिज्या होगी, ओ ए बी क्या होगी त्रिज्या होगी। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन केंद्र से जानी चाहिए, किससे जानी चाहिए केंद्र से जानी चाहिए, तो त्रिज्या होती है। और कंप्लीट करे बात तो व्यास होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यही बताता हूं, ये पूछा जाता है व्यास
त्रिज्या का कितना होता है 2 गुना होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में छपता है। व्यास बोलेगा क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है भाई, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। उसके बाद बात करूं छेदक रेखा पता लग गई, आपको जीवा पता लग गई, उसके बाद क्या आती है वो भी चीजें सीख लो दोस्तों। यही क्लियर करूंगा पूरे चैप्टर को, यही बातों में क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्या काम होता है, ये जीवा बड़े काम की है, अरे ये जीवा बड़े काम की है, ये जी शब्द तो आप जानते हो ना, वैसे भी काम का है दोस्तों, है ना। किसी को बोल दो आप समझ रहे हो, नमस्ते जी, है ना, नमस्ते जी, जी लगाने से आप समझ ही पा रहे हो कि ज्यादा वो हो जाती है ना, ज्यादा चीजें वो होती है, अगले बी को भी अच्छा फील होता है, तो जी बोला तो इसका मतलब जीवा, ध्यान दो, तो जीवा इंपॉर्टेंट हो गई। आज जीवा क्या काम करती है दोस्तों, ये देखो जीवा वृत्त के अंदर ही होती है। अगर जीवा को वृत्त के अंदर हम डाल देंगे तो ये 2 भागों में काट देगी, किसको, वृत्त को, 2 भागों में काट देगी वृत्त को, ये होगा वृत्तखंड दोस्तों। क्या कहलाएगा ये, वृत्तखंड, और ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, वृत्तखंड। अभी सीख लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिखा रहा हूँ, चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ सीखा उसकी जरूरत नहीं, यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर देखें ये जो जीवा 2 काम करेगी, वृत्त को 2 भागों में बांट देगी, वृत्त को कितने भागों में बांट देगी, 2 भागों में, ये वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड, लेकिन ये कौन सा, ये लघु वृत्तखंड का लाएगा और ये दीर्घ वृत्तखंड का लाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, सर कोई दिक्कत नहीं, यानी जीवा अगर आएगी तो 2 भागों में बांट देगी, किसको, वृत्त को। यहाँ पर देखो अगर जीवा आई, अगर क्या आई जीवा, कितने भाग कर दिए इसने भी, 2 भाग कर दिए, ये भाग कौन सा है, वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड, और इधर वाला भाग पूछे तो बड़ा वृत्तखंड। समझ आ गया, जीवा जब भी वृत्त के अंदर होती है 2 भागों में वृत्त को काटेगी तो वृत्त के खंड करेगी, वृत्त को एक खंड वृत्त को बांट देगी, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। समझ आ गया, काम कौन करती है, जीवा, ठीक है, जीवा ने अपना काम कर दिया। लेकिन अभी एक बात बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा था इंपॉर्टेंट ये कि सर ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, केंद्र से रेडियस जाती है, केंद्र से क्या जाती है, रेडियस जाती है, ठीक है भाई। और एक जीवा है सर ये ए बी, ये भी क्या है, जीवा, ध्यान देंगे मेरी बात पर, ए बी जीवा है, ओ केंद्र है। अब देखिए अगर आपसे बोले ए ओ बी बताओ सर क्या होगा, ए ओ बी, अरे इसको तो गली का बच्चा जानता है, इस टारगेट को तो गजनी नहीं भूला, तुम कैसे भूल गए, ये तो आसान है, त्रिभुज। ए ओ बी क्या कहलाएगा सर, त्रिभुज, ए ओ बी क्या कहलाएगा, त्रिभुज। बट ध्यान देना अगर आपसे पूछ ले ए बी बता तो सिर्फ ए बी जीवा, ए बी क्या कहलाएगी, जीवा। सारी बात क्लियर कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पी बी है, एक पॉइंट यहाँ पर पी बी है। अगर अब आपसे पूछ ले, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले ओ ए बी और पी बता मेरे लाल, ओ ए पी बी, बता मेरे लाल, ओ ए पी बी, ये क्या होगा दोस्तों, ए ओ पी बी। ध्यान देना जब भी केंद्र का जिक्र आए, ओ पॉइंट क्या है, केंद्र, ध्यान देंगे जब भी केंद्र आएगा त्रिज्या खंड आएगा, इस बात को नोट करो, जब भी केंद्र आएगा तो त्रिज्या खंड बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, ये त्रिज्या खंड बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। ध्यान देंगे इसमें ये पोर्शन आता है, इसमें आर्क भी आती है, यानी चाप आ जाती है इसके अंदर, यानी त्रिज्या आ रही ना इसमें, ओ ए क्या है त्रिज्या और ओ बी क्या है त्रिज्या, ओ ए क्या है त्रिज्या, ओ बी भी क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या से क्या बनेगा, त्रिज्या खंड, त्रिज्या से क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। तो ये आपका लघु त्रिज्या खंड, ये क्या कहलाएगा आपका, लघु त्रिज्या खंड। ऊपर क्या बनेगा आपका, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बच गया दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत है इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं है। इस पोर्शन को दोबारा बात करते हैं, इस पोर्शन की दोबारा बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, मैं नहीं भाई ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नजर नहीं आएगा आपको। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ नजर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर नजर आ जाएगा। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। अभी ध्यान देंगे दोस्तों एक चीज पर विशेष, मैं बोल रहा हूँ ये केंद्र है तो ये क्या कहलाएगा, पूरा पोर्शन दोस्तों, ये पूरा ओ ए बी और यहाँ एक पॉइंट होगा पी, ये जीवा भी हो सकती है। तो आपको अगर ये पूरा पोर्शन पूछ ले, पूरा पोर्शन, इसका नाम देना पड़ेगा उसको, ओ ए पी बी, तो त्रिज्याखंड दोस्तों क्या कहलाएगा, ये तो त्रिज्याखंड, क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। बट ध्यान देना दोस्तों, अगर आपसे खाली ये तो है ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, लेकिन आपसे पूछ ले ए पी बी, ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ये लघु त्रिज्याखंड है, इस बात का भी ध्यान देना, क्योंकि 2 बनते हैं ना, ये क्या बना, त्रिज्याखंड छोटा और ये ऊपर जो बच गया। एक बात और ध्यान देना दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ ओ ए, इसका नाम मान लो क्या हुआ है, ओ ए क्या और बी, तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड है दोस्तों। ये कौन सा त्रिज्याखंड है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। ये कौन सा त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड है। यानी दोस्तों ए ओ तो त्रिज्या है और बी ओ भी त्रिज्या, ओ ए भी त्रिज्या और बी ओ भी क्या है, त्रिज्या, तो बनेगा तो त्रिज्या। लेकिन ये कौन सा बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी ओ, अभी ध्यान देना इस बात पर दोस्तों, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती। तो ये होती है, ये होता है, ये बढ़ेगा दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा बनेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये त्रिज्याखंड दीर्घ हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, दीर्घ हो गया। लेकिन इस पर ध्यान देना, ए पी बी पर, ए पी बी पर, तो ए पी बी पर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये पी, ये दोस्तों ये इस इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, ध्यान देना सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा है। ये तो दोस्तों वृत्तखंड है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है, वृत्तखंड। इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, कौन सा, लघु वृत्तखंड। तो सिंपल दोस्तों, इतनी बातें हो सकती है। यानी जब सर्कल आएगा दोस्तों, जीवा आएगी, जीवा पता लग गई। वृत्तखंड आएगा, जीवा से बनता है। त्रिज्याखंड आएगा, त्रिज्या से भी बनता है। वृत्तखंड, त्रिज्याखंड की खास बात ये होती है दोस्तों, त्रिज्याखंड की खास बात क्या होती है, इसमें ट्रायंगल भी होता है त्रिज्याखंड के अंदर, प्लस में इसमें वृत्तखंड भी होता है। ये होता है दोस्तों। अब देखो
इसकी खास बात है त्रिज्याखंड की, इसमें त्रिभुज भी आता है और प्लस में इसमें वृत्तखंड भी आ जाता है। नहीं, त्रिज्याखंड बड़ी चीज होती है, त्रिज्याखंड क्या होती है, बड़ी चीज होती है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद बच गई आपकी स्पर्श रेखाएं दोस्तों। क्या बच गई, स्पर्श रेखाएं बच गई, उस पर भी बात करता हूं। स्पर्श रेखा पर यहां ध्यान देंगे दोस्तों। स्पर्श रेखा ये सर्कल है, कोई भी एक लाइन गुजार दो दोस्तों, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खास बात होती है, ये स्पर्श, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु होता है, मतलब वो बिंदु जो सर्कल का भी होगा, इस लाइन का भी, तो ये होगी स्पर्श रेखा दोस्तों। यानी ए और ए बी अगर पूछू क्या तो स्पर्श रेखा है दोस्तों। क्या है ये, ए बी स्पर्श रेखा। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों एक चीज पर, ए बी स्पर्श रेखा है, कई बार ये खाली बी पूछा जाता है। बी क्या है, ये स्पर्श बिंदु, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है आप लोगों का, स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी ए बी क्या आपकी स्पर्श रेखा, बी क्या कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु। क्या कहलाएगा दोस्तों, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताओ ये सर्कल है, चले भाई इसको एक बार साफ करता हूं फिर ही समझा पाऊंगा दोस्तों। पेश करते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, स्पर्श रेखा की बात चली हुई थी, तो स्पर्श रेखा को सीखो एक बार। क्वेश्चन ये बनता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो दोस्तों एक वृत्त पर तो क्या पता, आपकी मर्जी है जितनी खींच लो। तो देखो सारी स्पर्श रेखा है, बस इसकी कहानी है, ये स्पर्श बिंदु से होकर जानी चाहिए। किससे होकर जानी चाहिए, ये स्पर्श बिंदु से होकर जानी चाहिए। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो वृत्त पर दोस्तों, आंसर आएगा अनेक। क्या आएगा, अनेक। लेकिन क्वेश्चन अगर बदला, क्वेश्चन ये आया एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो दोस्तों देखो समांतर स्पर्शरेखा हमेशा बच्चा दो ही खींच पाएगा, दो समांतर स्पर्शरेखा खींच पाएगा। कितनी दोस्तों, दो समांतर स्पर्शरेखा। समांतर का साइन है, यानी अगर समांतर स्पर्शरेखा पूछ ले तो दो आंसर होगा दोस्तों। अगर बच्चा बोले नहीं सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा स्पर्शरेखा, बना ले भाई, ये बाहर से जाएगा, लेकिन ये पॉइंट ये कहां से जाएगी, ये बाहर से जाएगी लाइन, तो फिर उसको ऐसी बनानी पड़ेगी। तो दो से ज्यादा समांतर स्पर्शरेखा नहीं खींच सकता। वैसे भी समांतर में देखो ये दो ही लगते हैं, ऐसी चलती है लाइन, तो ये दो ही है। तो इसको याद रखना, अगर समांतर का जिक्र होगा तो दो स्पर्शरेखाएं। खाली बोले स्पर्शरेखा कितनी खींचेंगी तो बहुत सारी अनगिनत अनेक स्पर्शरेखाएं होंगी दोस्तों। अपरिमित भी आंसर हो सकता है। तो ये हो गया स्पर्शरेखा का जिक्र दोस्तों। एक क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ जाता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से स्पर्शरेखाएं आपको समझ आ गई। और एक बात वो पॉइंट भी बता देता हूँ जो यहाँ की एक प्रेम में लगती है, वो पॉइंट भी सीख लो दोस्तों। आप इसको भी सीखे, जो स्पर्शरेखाएं होती है ना, स्पर्शरेखाएं जो होती है, ये स्पर्शरेखा दोस्तों, और ये ट्रायंगल, ये बनेगा ट्रायंगल। क्या बनेगा, ये ट्रायंगल। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि एक प्रेम में है दोस्तों। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। स्पर्श रेखा और इसके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और एक क्वेश्चन हो रहा है अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है। अर्धवृत्त में बना कोण दोस्तों समकोण होता है। एक बात और सीख लो दोस्तों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसा होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री। तो सारी क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है दोस्तों, समकोण होता है। अब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अब नहीं रुकेंगे। देखिए भाई अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अच्छे से। सारी चीजें कंफर्म है, इसको ही आपने देख लिया तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी देखिए आकृति में ओ के अंदर वाले वृत्त पर टीपी और टी क्या दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है। तो आप आकृति देख ही पा रहे हो, मैं बना देता हूं जल्दी से, यहाँ पर इसके सामने ये दो स्पर्शरेखा है दोस्तों। दो क्या है, स्पर्शरेखा है, बाहर से जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ये स्पर्शरेखा है, ये क्या स्पर्शरेखा है, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये दोस्तों टी पॉइंट है, और ये आपका क्यू पॉइंट है। अगर बात करूँ 115 डिग्री रखा, कितना रखा, 115 डिग्री। बातों को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, डायरेक्ट आंसर दूंगा। ध्यान देंगे दोस्तों, आमने सामने 180 डिग्री का कोण होता है, 180 का। अगर आपसे एंगल टी पूछे, एंगल क्या पूछे, टी, आप तो जानते हो सर 180 का होता है टोटल। तो 180 में से 115 घटा दो, 180 में से 115 घटा दो। तो 180 में से 115 घटाओगे तो दोस्तों क्या काम करो, 180 में से 110 ही घटा दो, 70 में से भी 5 गया तो 65 डिग्री। राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। कोई दिक्कत है, यानी आमने सामने पूछे आपसे, ये 115 टी पूछ ले, क्या पूछ ले, खाली टी, तो आंसर जाएगा दोस्तों 165 डिग्री। अगर मान लो ये क्वेश्चन, ये एंगल गिवन ही ना होता और आपसे बोलता बताओ एंगल ओ प्लस में एंगल टी, तो राइट आंसर होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। फिर ये पूछता दोस्तों, ये पूछ सकता है एंगल ओ प्लस एंगल टी बताओ, तो आमने सामने 180 डिग्री। और ये भी पूछ सकता है एंगल पी बताओ, सिंगल एंगल पी बताओ, तो आप जानते हैं सर 90 डिग्री। और एंगल क्या पूछे तो सर ये भी 90 डिग्री। रीजन आप सभी जानते हो, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री। लेकिन इस सिचुएशन में दोस्तों इसके बारे में एंगल ओ एंगल टी को अलग अलग नहीं पूछ सकता जब ये नहीं गिवन देगा। जब ये गिवन देगा फिर तो ये दोनों इकट्ठे पूछने पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी ये दोनों। लेकिन अगर वो दे दे, ये दिया था उसने 115,
तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आमने सामने 180 का कंसेप्ट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है देखिए, यदि एक बिंदु P से O पर केंद्र वृत्त पर PB स्पर्शरेखा परस्पर 80 कोण के 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POB बराबर होगा। सबसे पहले तो केंद्र O दे रखा, केंद्र क्या दे रखा, O दे रखा, और इसने बोला यदि एक बिंदु P से दोस्तों, तो बिंदु हमेशा बाहर होता है, बिंदु कहाँ होता है, हमेशा बाहर होता है। बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा है, इस पर कितनी स्पर्शरेखा है, 2 स्पर्शरेखा है, 2 स्पर्शरेखा है दोस्तों, 2 स्पर्शरेखा है। तो ये बाहर से जाएंगे दोस्तों स्पर्शरेखा है, तो ये बनेगा आपका, ये बनेगी क्या आपकी, ध्यान देंगे बिंदु का जिक्र करेगा ना तो बिंदु हमेशा बाहर होता है दोस्तों। तो ये तो देखिए नाम है ना, अगर ये बिंदु मान लो A, ये बिंदु मान लो B और ये बिंदु मान लो P, मैं गलत बोल रहा हूं दोस्तों, मैं इसको ये बिंदु बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। ये स्पर्श बिंदु है, ये B भी स्पर्श बिंदु है, ये P है जिसका खाली नाम बिंदु होगा, ये क्या होगा, बिंदु P होगा। इसको मैं O बिंदु नहीं बोल पाऊंगा, ये केंद्र है। देखो दोस्तों सारों के यूनिक नाम है, आपके भी तो यूनिक है, तो आप समझो इस चीज को। ऐसे नहीं बोल सकता, अगर उसने बोला बिंदु P तो हमारी मजबूरी है और सबकी मजबूरी है, बिंदु P का मतलब बाहरी बिंदु, बाहर बनेगा बिंदु। अगर वो बोलता है स्पर्श बिंदु तो दोस्तों कहीं ना कहीं सर्कल पर बनता है वो बिंदु, स्पर्श बिंदु, और केंद्र आप सभी जानते हो। तो समझ आ गया। तो इसने बोला बिंदु P से, अब पढ़ो पूरा, बिंदु P से O केंद्र पर PA और PB स्पर्शरेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी है दोस्तों। ये स्पर्शरेखा 80 डिग्री कोण बना रही है, कितने कोण बना रही है, 80 डिग्री कोण बना रही है। तो मैंने तो बताया था, तो अगर वो पूछे, उसने पूछा आपसे एंगल POB बराबर बताओ, POB दोस्तों, तो ये रहा POB, हाँ ध्यान देंगे दोस्तों, इसने ये एंगल पूछा POB, ये एंगल पूछ रहा है दोस्तों, POB पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, POB, ठीक है, POB, क्योंकि बीच पर एंगल पूछता है हमेशा, बीच वाले पर एंगल बताना तो POB। वैसे तो आप जानते हो, अगर मैं पूरा एंगल O निकालू दोस्तों, पूरा एंगल O, इसका नाम दे रहा हूं BOA, अगर मैं पूरा BOA निकालू ये पूरा एंगल, तो आप जानते हो सर आमने सामने 180 होता है, आमने सामने 180 होता है, तो ये 180 होता है आमने सामने, 180 में से 80 घटा दो डायरेक्ट, तो आंसर 100 आएगा दोस्तों। अगर एंगल पूरा पूछता तो आता ना 100 डिग्री, लेकिन उसने पूरा थोड़ी पूछा, उसने तो आधा पूछ लिया, तो इसका 100 का आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 का आधा करोगे तो 50 डिग्री, कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री, राइट आंसर दोस्तों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम खराब ना करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। यदि किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया दोस्तों, वृत्त की स्पर्शरेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक आंसर होगा दोस्तों, वृत्त की स्पर्शरेखा। ध्यान देना, वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदु बनाएगी, एक ही तो बिंदु होता है जिसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, एक दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, एक। ध्यान देगा, वृत्त की स्पर्शरेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर दोस्तों। बिंदु का जिक्र था, बिंदु एक होता है स्पर्श बिंदु जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, रुकेंगे नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु A से, फिर बिंदु आ गया, अरे मेरे रामफल अब तो जाग जा, बिंदु पे बिंदु आ रहे हैं, बिंदु पर बिंदु चले हुए हैं। तो इसने बोला एक बिंदु A से, दोस्तों बाहर बनाओ बिंदु, एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है दोस्तों, ये लो, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसने बोला जो ये बिंदु A है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, स्पर्शरेखा बना लो दोस्तों, ये मान लो स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा, और स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, लेकिन आप तो जानते हो सर हमेशा, आप तो जानते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। मेरे रामफल जाग जा, ये O ये B, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 का कोण होता है, कितने कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगर 90 का कोण है, अगर 90 कोण है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, यहाँ कर रहा हूं दोस्तों इसको, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। आप हाइपोटेन्यूस क्या होगा इसमें, ये 90 के सामने A होगा, इसकी वैल्यू 5 है, तो डाल दो वैल्यू दोस्तों 5 का स्क्वायर, त्रिज्या पूछ रहा है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप चाहे इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी की वैल्यू को डाल दो। तो B की बेस मान लो 4 मान लो दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब दोस्तों यानी जो हमें निकालना था, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, एक हो जाएगा ना दोस्तों, ये रेडियस हो जाएगी OB का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, OB हमें निकालना ही है। तो 25 में 16 गया दोस्तों, 25 में 16 गया, इधर OB का स्क्वायर चला होता, 25 में 16 गया 9, ये OB स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट, तो 9 किसका होता है 3 का, तो जो रेडियस आ जाएगी OB का मतलब रेडियस निकालनी थी दोस्तों, तो 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 13, 14, 15, 17, मोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर आकृति बच्चों से नहीं बढ़ पाती। एक बिंदु है तो बाहरी बिंदु है दोस्तों, फिर उसने बोला केंद्र से इस बिंदु की दूरी 5 है और स्पर्शरेखा की दूरी 4 है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ध्यान देना, पाइथागोरस का फार्मूला क्या लगेगी, इसके सामने 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 दे रखी, बची 2 वैल्यू दोस्तों, OB और AB, इनको जो मर्जी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक वैल्यू 4 दे रखी है, एक वैल्यू पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो रेडियस बन जाएगी, वो जो पूछ रहा है वो क्या बन जाएगी, वो रेडियस का
काम करेगी। और एक दे रखी तो ट्रिपलेट लगा दो। ट्रिपलेट भी सिखा देता हूँ, आसान है दोस्तों ट्रिपलेट, लेकिन आपके काम का नहीं, फिर भी बता देता हूँ। ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5, मतलब हाइपोटेनिस बड़ी भुजा होती है तो आप सभी जानते हैं, हाइपोटेनिस बड़ी वैल्यू होती है तो आप सभी जानते हैं। तो 3 4 5, हाइपोटेनिस 5 होगा, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, मतलब ये हाइपोटेनिस है। ये कैसे निकलते हैं, बड़ा आसान है। 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में 1 जोड़ो 10, 10 का आधा करो 5, 1 घटाओ 4, 5 का स्क्वायर करो 25, 1 जोड़ो 26, 26 का आधा 13, 1 घटाओ 12, 7 का स्क्वायर करो 49, 1 जोड़ो 50, 50 का आधा 25, 1 घटाओ 24। समझ आ रहा है दोस्तों, ये निकाल सकते हो। लेकिन इनकी कंडीशन है, इनकी कंडीशन क्या होती है, एक हाइपोटेनिस अगर क्वेश्चन में 5 दे रखा, एक वैल्यू 4 दे रखी तो एक वैल्यू ऑटोमेटिक 3 आ जाएगी। हाइपोटेनिस अगर 12 दे रखा क्वेश्चन के अंदर, एक वैल्यू 5 दे रखी तो एक वैल्यू ऑटोमेटिक 12 आएगी। अगर दोस्तों एक 2 वैल्यू दे रखी, एक 7 और एक 24, लेकिन हाइपोटेनिस पूछा हुआ है, ध्यान देंगे उस सिचुएशन में हाइपोटेनिस पूछा हुआ है तो आंसर राइट 25 होगा। आंसर राइट क्या होगा, 25। लेकिन आप इससे कर लेना दोस्तों, क्या पता आपको समझ आए ना आए, ठीक है, हाई लेवल की बातें हैं तो इससे कर लेंगे। इसमें कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन तो 1 2 ही आना ना, तो हमें पक्का करना दोस्तों, कच्चा पक्का नहीं, बिल्कुल पक्का दोस्तों। चल भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 6 में देखो क्या बोला हुआ है, यदि किसी बिंदु P के वृत्त की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर, यहीं रुकते हैं दोस्तों। जब भी वृत्त का जिक्र आएगा पहले वृत्त बनाओ। एक बिंदु P आया, बिंदु हमेशा बाहर, बिंदु हमेशा बाहर दोस्तों, क्योंकि बिंदु तो यही है, बाकी बिंदु नहीं होते, बाकी बिंदु नहीं होते, उनके नाम होते हैं यूनिक। चले, यदि किसी बिंदु P से वृत्त के केंद्र से दूरी 13, तो केंद्र से दूरी कितनी बोली दोस्तों, 13। केंद्र से दूरी कितनी बोली, 13, और वृत्त की त्रिज्या 5, और वृत्त की त्रिज्या दोस्तों अब पहले एक स्पर्शरेखा बना लो। ठीक है दोस्तों, बनी नहीं है लेकिन क्या करें, बनाएंगे दोबारा। ये बन गई, ये स्पर्शरेखा, इसको मिटाओ। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, यानी अब इसने क्या बोला, अब इसने किसकी वैल्यू दी, त्रिज्या 5 है। त्रिज्या कितनी है, 5 है। और आप लोगों से स्पर्शरेखा पूछेगा इस सिचुएशन में। स्पर्शरेखा की लंबाई आप तो जानते हो सर, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, स्पर्शरेखा और केंद्र त्रिज्या के बीच का बड़ा कोण 90 डिग्री प्रेम होती है। स्पर्शरेखा के बीच और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब दोस्तों ये हाइपोटेनिस है। ये क्या है, हाइपोटेनिस। प्रॉपर्टी लगा दो, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का पता होना चाहिए। हाइपोटेनिस की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर। अब जो मर्जी, एक वैल्यू दे रखी 5 और एक क्वेश्चन में निकाल लो, जिसको आप यहाँ नाम देना चाहे नाम दे लो, या फिर इसको स्पर्शरेखा बोल सकते हो। इसको x मान लो दोस्तों, क्या मान लो, इसको x। 2 वैल्यू होती है, दोनों कोण को प्लस करते हैं, बस इतना याद रखो। तो x मान लो दोस्तों, स्पर्शरेखा तो x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 25 इधर आकर के माइनस हो जाएगा दोस्तों बस। ठीक है, x का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4, ये 14, और ये x और स्क्वायर इधर आकर रूट। 144 किसका होता है, 12 का। 144 किसका होता है, 12 का। तो स्पर्शरेखा कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, जो भी होगा दोस्तों, एनीथिंग दोस्तों। तो 12 इज द राइट आंसर 6 का। तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर, यूनिट चेक करेंगे ना, 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो आंसर भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें मत कंफ्यूज होना, फिर बोल रहा कि सर ये क्या, ये बेस है, किसको बेस मानने और किसको हमें परपेंडिकुलर मानने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ मान ले तो भाई, किसी को कुछ मान ले, आगे पीछे जोड़ के लिख दे, लेकिन हाइपोटेनिस में गलती मत करना। किस में गलती मत करना, हाइपोटेनिस में गलती मत करना। आगे बढ़ेंगे, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या बोला हुआ है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, जैसे ही वृत्त का जिक्र है, बाहरी बिंदु का जिक्र है, तो बनाओ दोस्तों P बिंदु। सिंपल, आगे पढ़ो। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 15 है दोस्तों। स्पर्शरेखा सभी को बनानी आ गई। ये स्पर्शरेखा की लंबाई 15 है, ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 8 है दोस्तों। ये दोस्तों लो, वृत्त की त्रिज्या भी सभी को बनानी आती है। वृत्त की त्रिज्या 8 है, वृत्त की त्रिज्या 8 है। तो आप लोगों से क्या पूछ रहा, बिंदु P की वृत्त की केंद्र से दूरी, बिंदु P की वृत्त की केंद्र से दूरी, इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आपको शांति मिलेगी। तो यानी OP की पूछ रहा है, यानी वृत्त की केंद्र से दूरी पूछ रहा है, केंद्र से बाहरी बिंदु की यानी P के बीच की दूरी पूछ रहा है। सिंपल सा लॉजिक देखो ना, स्पर्शरेखा की दूरी, स्पर्शरेखा गिवन है, त्रिज्या गिवन है, तो यही पूछ सकता है। लेकिन आप तो समझदार हो सर, आप तो समझदार है वो, कि यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 के सामने हाइपोटेनिस होता है, यानी हाइपोटेनिस की वैल्यू पूछ रहा है। 2 वैल्यू दे रखे हैं, उन दोनों का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर दोस्तों 225, तो हो गया 289। कितना हो गया, 289। स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट। ये किसका होता है, 289 17 का। किसका होता है, 289 17 का। जिसको नहीं आता प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे 144 आया था, क्या आया था 144, तो इसको प्राइम फैक्टर करो और आंसर निकालो। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 36 दूनी 72, 2 से करोगे 18 दूनी 36, 2 से करोगे 2 निम्न 18, 3 से करोगे 3 3 9, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3। यानी क्या लॉजिक है दोस्तों, रूट के अंदर 2 2 के पेयर बनेंगे, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
राइट आंसर क्या आया दोस्तों 12। यानी जिस बच्चों को डायरेक्ट आता है कि 144 किसका वर्ग है तो डायरेक्ट लिख लो, और जिसको 144 का नहीं पता दोस्तों क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टर करो। क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, फिर निकालो दो दो के पेड़ से। सिंपल लॉजिक, वहां भी ऐसे करना पड़ेगा, 289 के करने पड़ेंगे, लेकिन बच्चा 289 में कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। प्राइम जो नंबर होते हैं ना उनके आपको याद ही होने चाहिए, मैं बता रहा हूं। जैसे कि प्राइम नंबर के याद कर लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, बाकी का तो निकल भी जाएगा। 17 का वर्ग 289, 19 का वर्ग 361, ये बिल्कुल याद रखे दोस्तों, इनको मत छोड़े दोस्तों, इनको मत छोड़े। एक 23 का भी याद कर लो, 23 का वर्ग 529, 23 का वर्ग 529, सिंपल बस दोस्तों, इतने तो बिल्कुल याद रखे, मुझबानी। अगर दोस्तों निवासी आ गया तो कैसे प्राइम फैक्टर करोगे, जिनको पता नहीं ना वो तो गड़बड़ी कर देगा, वो इकाई 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 5 पर नहीं, 7 पर नहीं, 11 पर, वो सोचेगा अरे छोड़ना किस पर जाएगा। याद करो 17 पर जाएगा, और 17 से बजाएगा 17 पर, 17 आएगा, 17 कम 17। तो दोस्तों इतना करने से अच्छा है आप डायरेक्टली याद कर लो, 11 गुणा 11 121, 13 गुणा 13 169, 17 गुणा 17 289, 19 गुणा 19 361, इनको तो बिल्कुल दिमाग में रखना दोस्तों, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला हुआ इसने। अच्छा जी, ये कौन सा किया था हमने, ये क्वेश्चन कौन सा किया था एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। 17 वाला क्या था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 में क्या बोला हुआ है, यदि किसी बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा का जिक्र आते वृत्त बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ दोस्तों, वृत्त बनाओ, और स्पर्श रेखा बनाओ, ये लो। और स्पर्श रेखा बनेगी तो सारी चीजें बनेगी, नहीं ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। वैल्यू डालो किसकी, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, और बिंदु के केंद्र से दूरी 25 है। बिंदु की, ये बिंदु दोस्तों नाम ये होता है बिंदु, ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिंदु मतलब यही होता है, ये बिंदु नहीं है तो केंद्र है, और ये स्पर्श बिंदु है। तो बिंदु की केंद्र से दूरी, बिंदु की केंद्र से दूरी 24 है, बिंदु की केंद्र से दूरी 24 नहीं सॉरी, बिंदु की केंद्र से दूरी 25 है, ये 25 रखा। और आप लोगों से त्रिज्या पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है, त्रिज्या पूछी हुई है। वैसे भी गलती नहीं होगी, आप 25 मान लो जानबूझ करके यहाँ लगा देते, गलती से यहाँ लग जाता, तो फिर वैल्यू किसकी निकालते, त्रिज्या की, तो वैल्यू पूछ ही रहा है, सिंपल लॉजिक है। यानी ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनिस होता है, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनिस की वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर। अब इसको x मान लो, दो दोनों x का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। इनमें नहीं सोचना कौन बेस कौन परपेंडिकुलर, फास्ट करेंगे। 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 दोस्तों, ये आना चाहिए आपको मुझ बनने। 24 गुणा 24 कर लेना दोस्तों अगर ना पता हो तो, 625, और प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो x का स्क्वायर। तो 5 में से 6 गया 9, अरे 5 में 6 का मतलब 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, और दोस्तों यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, और ये स्क्वायर इधर रूट, और 49 किसका होता है 7 का। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 8वां इज द आपका खत्म, 8वां क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, सर्कल समझ आ रहा हो तो शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो। इसको अपने जितने भी आपके मित्र हैं उनके हर एक फोन में वीडियो जानी चाहिए दोस्तों। देखे आप भी देख रहे हैं, उनका भी भला हो जाना चाहिए दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे प्रति, हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति, मैथ कंपटीशन अकेडमी प्रति दोस्तों। इससे हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा मैटर और तैयार कर पाएंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो चुकी है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से खालिस्तान होता है। वृत्त का व्यास, देखिए व्यास का मैंने आपको ही बताया था, व्यास ये होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r होगा आंसर दोस्तों। कितना होगा 2r होगा दोस्तों आंसर, यानी 2 गुना। क्या होगा, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, आते साथ ही बताया था जीवा क्या होती है दोस्तों। मैंने बताया था कि वृत्त के अंदर कितनी भी लाइनें खींच दो सारी जीवा कहलाएंगी, सारी क्या कहलाएंगी जीवा, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो व्यास होती है वही होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। समझ आ गया, इसका आंसर व्यास होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 2 वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं। याद करना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। 1 लाइनर है, इसको रट लेना दोस्तों। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये भी मैंने सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये भी मैं बता चुका हूं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा खालिस्तान होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट 13 पर ध्यान देना दोस्तों। वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये वृत्त है और इसके व्यास है, ये एक व्यास लेते हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं देखो दोस्तों समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। समानांतर का साइन है, मैं लिख भी देता हूं, चलो अब की बार तो समानांतर, समानांतर नहीं लिखा गया राइट, फिर भी समझ लेना। वृत्त के व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों मतलब इसके छोर पर खींची गई रेखा हमेशा
समांतर। इसको याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, समानांतर होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ेंगे, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों 40 में से 40 नंबर कहीं भी जाएंगे क्या, कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष को दोस्तों लगातार करके रखना। ये 4 की 4 वीडियो दोस्तों पूरी देख लेना, 40 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं, 40 बाई 40 मेरी जिम्मेदारी है। उसके अलावा भी दोस्तों, उसके अलावा भी जितने भी इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड दे रखे हैं उनको भी करेंगे दोस्तों, उनको भी छूटने वाले नहीं है, 40 बिल्कुल कंफर्म करेंगे दोस्तों। और बड़ी की बात करूं, बाकी ज्यादातर मैटर मैंने 5 नंबर की जो वीडियो है ना दोस्तों, 5 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, या दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम संबंधी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम हो, बनी हुई है दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर। बस आपको चेक करना आना चाहिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाए और जो भी आप चैप्टर खोजे, जो भी चैप्टर आपको देखना उसको क्लिक करें और देख ले दोस्तों। सारी की सारी 10th मैथ का मैटर तकरीबन पड़ा हुआ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपकी जिम्मेदारी है उस प्लेलिस्ट को भी ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।